ब्रीड्स ऑफ गोट, बकरी की नस्लें। इससे पहले हमने भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ा, और आपकी जितना अच्छा कंटेंट आपके भैंस की नस्लों के बारे में है, उतना ही अच्छा कंटेंट, उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपकी बकरी की नस्लों का है। तो जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये मान के चलिए आप सभी के लिए एक वरदान है। आप लोग इसे बड़े मन के साथ पढ़िए, बड़े रुचिकर होकर पढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, आप भी सफलता के दौर में शामिल हो सकते हो। तो प्लीज जितने बच्चे हैं वो सारे ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, ऐसा मन भटकाऊ के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिनका मन भटकाऊ है उनकी सफलता होना या उनका जल्दी सफल होना आसान नहीं। उनको पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो। तो जितने बच्चे हैं आप ध्यान देंगे पढ़ने पे, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है, तो हम फटाफट हमारे उसकी ओर चलते हैं जो हमें आज के सेशन में पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम किसके बारे में, बकरी की नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बकरी के बारे में सामान्य जानकारी की बात करेंगे। बकरी की सामान्य जानकारी का नाम लेते ही सबसे पहले सभी बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि सर बकरी का वैज्ञानिक नाम। तो जो बकरी का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका, कापरा हिरकस। क्या, कापरा हिरकस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चे, कापरा हिरकस। बट आप मेरी बात सुनिए, अगर आपने कभी नहीं देखा या कभी देखा हो या नहीं भी देखा तो आज देख लीजिए, कभी आपने ये लिखा देखा होगा। रुकिए भाई एक बार, पेन की साइज आपकी बड़ी मोटी हो गई, थोड़ा सा वेट कीजिए बच्चे। ये चलिए भाई, कभी आपने क्या देखा होगा, आपने पहले कभी कापरा एगेरस, क्या, कापरा एगेरस हिरकस देखा होगा। क्या, कापरा एगेरस हिरकस। क्या, कापरा एगेरस हिरकस। ये बच्चा आपका जो कापरा एगेरस हिरकस है, इससे हमने कापरा एगेरस हटा दिया और आजकल हम क्या पढ़ते हैं, कापरा हिरकस। बट आपका जो ओरिजिनल वैज्ञानिक नाम है वो आपका क्या है, कापरा एगेरस हिरकस। इससे मेरा क्या मतलब है कि जो आपकी बकरी की जितनी भी, अगर मेरे बकरी की नस्लों की बात करूं तो आपकी जितनी बकरी की जो नस्लें हैं उनको इनकी सींग की आकृति के आधार पर, या जो बकरियों की जो सींग की आकृति या जो सींग की बनावट है उसके आधार पर इनको कई कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया, यानी इनको कई अलग अलग नस्लों के अंदर बांट दिया। जैसे मैं बात करूं कौन सा, कापरा अगेरस, कापरा आइबेक्स की बात कर लीजिए। क्या, कापरा आइबेक्स की बात कर लीजिए, कापरा फिलकोंड्री की बात कर लीजिए। ये सारे क्या है, ये आपके क्या है, ये बकरी की जातियां हैं। तो हमारी जो कापरा हिरकस बकरी है, यानी जो एशिया की बकरी है, जो कापरा हिरकस बकरी है, ये सारी कौन से, ये कौन सी अपनी जो, अगर मैं वाइल्ड या जंगली बकरी की बात करूं तो जो इनकी जंगली बकरी थी वो कौन सी थी, कापरा अगेरस। यानी अगर मैं इनके जो जंगली, अगर मैं पूर्वजों की बात करूं तो जो कापरा हिरकस बकरी है इनका जो पूर्वज था वो कौन था, कापरा अगेरस। जबकि एक आप अंगोरा का नाम सुनते हो और कौन सी, चांग थांगी और चेगू का नाम सुनते हो, जो क्या है, पश्मीना के लिए पाली जाती है। अंगोरा किसके लिए, मोहेर के लिए। अंगोरा किसके लिए, मोहेर के लिए। वो बकरियां किससे बिलोंग करती है, उनका जो अगर कोई जंगली पूर्वज है तो वो कौन है, कापरा फिलिकोंड्री। कौन सा, कापरा फिलकोंड्री। तो ये क्या है, आपकी जंगली जातियां हैं। बट हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें कापरा हिरकस के बारे में। मैंने कह दिया आपके जितने भी जिन जिन जानवरों के खुर बराबर दो भागों में बटे हुए हैं वो सारे कौन से कुल से बिलोंग करते हैं, वो आपके सारे बोविडी कुल से। गाय बोविडी कुल, भैंस बोविडी कुल, बकरी बोविडी और आपकी भेड़ भी बोविडी। गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोजोम नंबर, मैंने आपको शुरू की 2 क्लास में बताया था कि आपके क्रोमोजोम नंबर गाय के जितने होंगे उतने ही आपके बकरी के होंगे, यानी कितना, 60 या 60 की बात करेंगे। भेड़ का कितना होगा, 54। कितना, 54 या 54। अगर बात करें भैंस, भैंस मैंने आपको 2 प्रकार की बताई, एक मैंने कौन सी आपको स्वाम्प बफेलो और दूसरी कौन सी, वाटर बफेलो। यानी एक कौन सी दलदली जमीन वाली भैंस है और दूसरी कौन सी, पानी वाली भैंस है। दलदली वाली भैंसों में जो क्रोमोजोम नंबर 48, पानी वाली में कितना, 50। और आपके हमने ऊंट की बात की थी, ऊंट में कितना, 74 यानी 76 क्रोमोजोम, और वहीं घोड़े के अंदर कितना, 64। मुर्गी के अंदर कितना, 78 यानी 78, और सुअर के अंदर कितना, 38। ये मैंने आपको अलग अलग जानवरों में, यानी अलग अलग स्पीसीज में मैंने आपको अलग अलग प्रजातियों में गुणसूत्र संख्या बताई। तो ये तो आपकी सामान्य जानकारी।
कुछ बकरी की और जानकारियों की बात कर लेते हैं। जैसे बकरी का जो हर्ड है, जो बकरी का क्या है ग्रुप, या बकरी के किसी समूह की बात करें तो बकरी के समूह को क्या कहेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था बच्चे, कभी भी आपकी जो भेड़ बकरी है, आपने देखा होगा कोई राजस्थान का बालक है, कोई उत्तराखंड में पहाड़ी बालक है, जब भी आपका जो भी बकरी पालने वाला है, जो भी आप भेड़ पालने वाला है, ये जब भी मानसून सीजन के बाद, मानसून सीजन में तो भाई सभी फार्मर के खेतों में क्या है आपके फसलें हैं। अब फसलों में तो फार्मर भेड़ बकरी को नहीं आने देगा, पर जैसे ही मानसून सीजन खत्म होगा वैसे ही जितने भी जो भेड़ पालन करता है या जो बकरी पालन करता है, वो अपने भेड़ बकरी को अपने घर से लेके निकलेंगे और 7-8 महीने के लिए कहां पे रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। जैसे ही मानसून आता है फिर से घर पे लौट के आते हैं। इस बीच में जो 7-8 महीने का पीरियड है, वो बाहर ही क्या करते हैं, अपनी भेड़ बकरी को चराते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या है, ट्रिप। यानी आप देख लीजिए, अगर मैं कहूं आपसे कि मैं लेह लद्दाख घूमने जा रहा हूं, घूमने जा रहा हूं पर लौट के तो वापस आऊंगा, तो ट्रिप का मतलब ही क्या होता है कि कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, बट आप लौट के जरूर वापस आओगे। यही क्या है, भेड़ बकरी का खेल है। कुछ दिन बाहर क्या चरने के लिए जाती है, कुछ टाइम बाद वापस घर लौट आती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लो क्या ट्रिप बोलते हैं। क्या बच्चे, फ्लो क्या ट्रिप। याद रखना भाई, फ्लो क्या ट्रिप किसके ग्रुप को या किसके समूह को बोलते हैं, बकरी के समूह को। भेड़ के समूह को भी क्या बोलते हैं, फ्लो को बोलते हैं। मैथुन क्रिया, बकरी के अंदर जो आपकी मैथुन क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, सर्विंग। गाय के अंदर जो मैथुन क्रिया है उसको भी सर्विंग, भैंस के अंदर भी सर्विंग, भेड़ के अंदर क्या होगी आपकी टपिंग। और मैंने आपको पहले ही 2 लेक्चर में समझाया है क्या आपकी सर्विंग है, क्या आपकी टपिंग है। बट पहले वो लेक्चर बच्चे जरूर देखना, बड़े महत्वपूर्ण लेक्चर है आपके लिए। बच्चा देने की क्रिया, यानी जो आपकी बकरी है बच्चा देने की क्रिया, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब आपकी बकरी में क्या होती है, प्रसव पीड़ा। क्या आपकी बकरी में जब प्रसव पीड़ा होती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई की बकरी आपको क्या है कि वो किसी ना किसी बच्चे को क्या देने वाली है, कि किसी ना किसी बच्चे को बर्थ देने वाली है, यानी किसी ना किसी बच्चे का क्या है, जन्म होने वाला है। तो उसको क्या कहेंगे, हम किडिंग बोलेंगे। क्या, किडिंग। जो बकरी में प्रसव पीड़ा है या जो बच्चा देने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, किडिंग। और जो बच्चा देगी उसको बोलते हैं किड। क्या, किडिंग के बाद जो बच्चा देगी उस बच्चे को क्या बोलते हैं, जो नवजात है उसको किड बोलते हैं। क्या, और जो किड देने की जो क्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, किडिंग बोलते हैं। याद रहेगा भाई। जिस किसी बच्चे को जो समझ नहीं आए वो मुझे प्लीज कमेंट में टाइप करके देगा। जिस किसी बच्चे का जो भी पर्सन हो मुझे कमेंट में टाइप करके देगा। नहीं पूछेगा वो मूर्ख बनेगा, जो पूछेगा वो ज्ञानी बनेगा। वयस्क मादा, वयस्क मादा को क्या कहेंगे, मादा किड। यानी जो ये बच्चा है, किसकी बात करूंगा मैं, किड की, कि बकरी ने किडिंग हुई। किडिंग मतलब प्रसव पीड़ा, और किडिंग होने से किसका जन्म हुआ, किड का जन्म हुआ, यानी बच्चे का जन्म हुआ। अब ये तो नहीं कि भाई मादा का जन्म हुआ, नर का जन्म हुआ। ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। अगर ये किड क्या होगा, अगर ये किड क्या होगा, मादा होगा। ये किड क्या होगा, मादा होगा। और जैसे ये किड बड़ा होगा हम इसको कह देंगे मादा किड। यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं, वयस्क मादा की। वयस्क मादा को क्या बोलते हैं, मादा किड। वयस्क नर, वयस्क नर को क्या बोलेंगे, जैसे जो किड है ये बच्चा बड़ा होगा इसको क्या बोल देंगे, नर किड। यानी वयस्क मादा और नर किड किसके बीच की अवस्था है, आपका जो छोटा बच्चा, यानी जो बकरी से अभी जो बच्चा आया है उस बच्चा, और जो आपका बकरा यानी जो आपका एडल्ट मेल, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके प्रौढ़ नर की। इस प्रौढ़ नर के बीच की और जो प्रौढ़ मादा, क्या प्रौढ़ मादा और प्रौढ़ नर और इस बच्चे के बीच की जो अवस्था है ये आपकी दोनों है, मादा किड और नर किड। यानी आप सोच लीजिए, एक वो बच्चा जो अपनी मां से भी क्या पीता है, दूध पीता है, जो 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 महीने का। एक कौन सा है, एक हम और आप है। हम अब क्या है, वो पूरी तरह एडल्ट है। कईयों की तो मैं देखता हूं, कईयों की तो शादी वगैरह भी होली होगी। तो हम क्या है, हम क्या प्रौढ़ है, एडल्ट। हमारे बीच में वो बच्चे जो 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सारे क्या है, वो आपके क्या है, वयस्क नर है। कैसे, वयस्क नर। तो यही है आपका समझने का तरीका कि इन दोनों के बीच की अवस्था है कि बच्चा बड़ा होकर अगर मादा है तो मादा किड, जैसे बच्चा बड़ा होगा अगर क्या नर होगा तो नर किड। आप समझिए भाई, जो प्रौढ़ मादा, प्रौढ़ मादा कौन सी, जो बच्चा दे सकती है। क्या, जिसमें बच्चा की क्रिया हो सकती है, बच्चा देने की क्रिया, जिसके अंदर प्रसव पीड़ा हो सकती है, जो गर्भ धारण कर सकती है, वो क्या है आपकी प्रौढ़ मादा। और प्रौढ़ मादा को क्या कहेंगे, बकरी या डोई। आपने सभी गांवों में जितने बच्चे हैं, बकरी भेड़ का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे। यकीनन मान के चलता हूं मैं कि लगभग सभी बच्चों का मालूम होगा जितने भी ग्रामीण इलाके से रिश्ता रखते हैं। क्या कहेंगे, हमें बकरी या डोई बोलेंगे। याद रखना बच्चे, डोई शब्द आता है एग्जाम में, कौन सा, डोई शब्द आएगा आपके एग्जाम में, डोई।
आगे किसकी बात करेंगे? प्रौढ़ नर की। प्रौढ़ नर को क्या बोलेंगे? बक या बकरा। आप में से सभी जानते होंगे बकरा। और जैसे बकरा का नाम आता है, एक बड़ा सा बकरी का क्या, जो बकरी का जो मेल पार्ट है, यानी बकरी का जो नर भाग है, वो हमें दिखाई पड़ता है। हम इमेजिनेशन भी करते हैं बकरे के नाम पे, तो कैसे इमेजिनेशन करते हैं कि बकरी के नर की इमेजिनेशन करते हैं, यानी बकरी का जो प्रौढ़ नर है उसको क्या बोलते हैं? बकरा। और जो प्रौढ़ मादा को बकरी बोलेंगे भाई। बंदियाकृत नर, कई बार मैंने बता दिया कि बेटा बंदियाकृत जो नर होता है वो कैसा, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या, वो उर्वरक नहीं होता। क्या? उर्वरक नहीं होता या फर्टाइल नहीं होता। इससे मेरा क्या मतलब है? यानी मैथुन क्रिया कर सकता है। जो बंदियाकृत नर का मतलब ये नहीं कि मैथुन क्रिया भी नहीं कर सकता, मैथुन क्रिया कर सकता है, पर हमने क्या कर दिया? हमने जो इसके टेस्टिस है, वर्षण है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। वर्षण को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से अब इसके अंदर क्या, गेमिट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो युग्मक है, यानी गेमिट का उत्पादन नहीं होगा, यानी शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा। और जब तक शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा तब तक ये क्या है? मैथुन क्रिया भले ही कर लो, पर इसके पास क्या है? फर्टाइल कैपेसिटी नहीं है, उर्वरक नहीं है। यानी ये बकरी के साथ अगर हमने मैथुन क्रिया करवा भी दी तो भी उसका कोई मतलब नहीं, कोई बच्चा पैदा नहीं होने वाला है। इसलिए हम बंदियाकृत नर को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विथर या विडर। क्या? विथर की बात कर लीजिए, यानी कस्सी बकरा, विथर या विडर की बात कर लीजिए बच्चे। किसकी? विथर या विडर की बात कर लीजिएगा भाई। लिख लीजिएगा, आपका विडर आए चाहे विथर आए, क्या विडर या विथर कह दीजिए आप। और आपका कौन सा, अगर ये तो मैंने बंदियाकृत की बात कर ली, अबंदियाकृत कौन सा है आपका? प्रौढ़ नर। जो प्रौढ़ नर है उसी को हम अबंदियाकृत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रौढ़ नर मैथुन क्रिया भी कर सकता है, और मैथुन क्रिया करने के बाद में जो बकरी जो डोई है वो गर्भ धारण भी कर सकती है। ये कौन सा है? अबंदियाकृत नर। यानी जो प्रौढ़ नर है वही आपका अबंदियाकृत नर है। तो कभी आपको इसे आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो आपको घबराना नहीं है कि अबंदियाकृत तो सर ने बताया ही नहीं, तो सर ने आपको भाई बता दिया है क्या? अबंदियाकृत भी। जो घर होगा, घर को क्या बोलते हैं? पेन या आवास, यानी बाड़ा। बाड़ा सभी लोग जानते हो भाई। राजस्थान के जितने बच्चे हैं, वहां का कोई लोकल बच्चा है, वो सभी जानते हैं कि बाड़े का क्या मतलब होता है। बाड़े का मतलब ये जहां जानवर रखे जाते हैं। सिटी या इंग्लिश की भाषा में कहे तो कौन सा? बैकयार्ड एरिया। जो आपका बैकयार्ड एरिया है वो भी क्या होता है? बाड़ा होता है। तो आप याद कीजिए, तो पेन या क्या कहेंगे? पेन या आवास बोलेंगे किसके? जो बकरी का आवास है, घर है, उसको क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। याद रहेगा भाई। चलिए भाई आगे ये आई। भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने का स्थान फेमोरल धमनी से। फेमोरल धमनी मैंने बच्चे आपको बताया था कि जो दोनों टांगों के बीच में, क्या बकरी की जो दोनों लेग्स होंगी, दोनों टांग होंगी, उन टांगों के बीच में आपकी कौन सी धमनी होती है? फेमोरल धमनी। यानी बकरी की आपकी दोनों ऐसे टांग होंगी, इस टांगे के इस तरफ क्या होगी? आपकी फेमोरल धमनी। याद रहेगा भाई। तो जो भेड़ बकरी और छोटे सुअर में जो नाड़ी गति मापते हैं वो किससे? फेमोरल धमनी से। गाय भैंस में नाड़ी गति किससे मापते हैं? कोक्सीजियल धमनी से। किससे? कोक्सीजियल धमनी से। गधा घोड़े खच्चर में किससे मापते हैं? मैक्सिलरी धमनी से। किससे? मैक्सिलरी धमनी से। अब जो आपके बकरी की नाड़ी गति होगी वो कितनी? 70 से 80। यानी हम नाड़ी गति किस में देखते हैं? प्रति मिनट में देखते हैं कि 1 मिनट में आपकी जो नाड़ी गति होगी वो क्या होगी। तो भेड़ और बकरी दोनों की कितनी होगी आपकी बच्चे? 70 से 80। कितनी? 70 से 80। श्वास मापने का स्थान थूथन से। मैंने आपको बता दिया, आप एक बार अपने घर पे ही कर लीजिए, खुद ही कर लीजिए। आप अपने नाक के नीचे 2 उंगलियां रखिएगा भाई। 2 उंगलियां नीचे रख के आप सांस लेना स्टार्ट कीजिए। जैसे आप सांस लो, 1 मिनट सांस लो और नॉर्मल सांस लो, फिर उनको गिनना शुरू कर दो, काउंट कर लो कि आपने कितने बार सांस लिया। वही क्या है आपका? ऐसे ही हम क्या मापते हैं? श्वास गति मापते हैं। यानी जो श्वास गति का मापन करते हैं वो मजल, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? मजल, या हिंदी में थूथन। इसको क्या बोलते हैं? नाक के नीचे वाले पोर्शन को थूथन। आपने कभी भी गाय भैंस और बकरी का जो वो चेहरा देखा होगा, नाक के नीचे का हिस्सा देखा होगा, उसी नाक के नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं? थूथन। और वहीं से क्या? श्वास गति मापते हैं। क्या? श्वास गति। तापमान मापने का स्थान गुद्दा। तापमान मापने का स्थान क्या है भाई? गुद्दा की बात करें, यानी आपके जानवर का जो गुद्दा है, क्या क्या गुद्दे की बात करें, जहां से जो आपका जानवर क्या मल मूत्र का स्त्राव करता है। क्या आपका जानवर जहां से बच्चे क्या मल मूत्र का स्त्राव करता है, वो क्या है? आपका गुद्दा है भाई। एनस की बात कर लीजिए, क्या गुद्दा या एनस। इसमें जो हमारा थर्मोमीटर है,
उस थर्मोमीटर को हम क्या थोड़ा अंदर की ओर रखेंगे, अंदर की ओर रखे हम क्या वेट करेंगे 30-40 सेकंड तक, और 30-40 सेकंड तक इंतजार करने के बाद में थर्मोमीटर को वापस निकालेंगे, और निकालने के बाद में जो रीडिंग आई है उस रीडिंग को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, यानी उस रीडिंग को हम पढ़ के क्या बता देंगे कि इसके शरीर का टेम्परेचर इतना है। याद रहेगा भाई, शरीर का तापमान ज्ञात कर लोगे, नाड़ी गति ज्ञात कर लोगे, श्वास गति ज्ञात कर लोगे। जो नहीं ज्ञात कर पाएगा वो मुझे कमेंट में टाइप करके दे दीजिए भाई, जो नहीं ज्ञात कर पाएगा उसकी मदद मैं करूंगा, मुझे आप कमेंट में टाइप करके दे दीजिए। हम आगे चलते जाते हैं, जिस बच्चे का जो क्वेश्चन होगा, जो प्रश्न होगा, वो मुझे कमेंट में लिख देगा, मैं आपका आंसर आप तक पहुंचा दूंगा भाई। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। यानी बच्चे क्या बोलते हैं कि हम तो बकरी का दूध नहीं पिएंगे। वो नहीं पिएंगे के पीछे क्या रीजन है, दो ही रीजन है, एक आपका कैप्रिक अम्ल और दूसरा कौन सा बच्चे, दुग्धम। दुग्धम का मतलब जानते हो भाई, लेक्टोज की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, लेक्टोज। और जो दूध का मीठापन होता है वो किसके कारण, लेक्टोज के कारण। कि जो दूध में शुगर होती है वो शुगर किसके फॉर्म में होती है, लेक्टोज के फॉर्म में। यानी जो दूध में आपके शुगर होगी वो किसके फॉर्म में या किसके रूप में होगी, दुग्धम या लेक्टोज के रूप में। एक तो आपके बकरी के दूध में क्या लेक्टोज की कमी होगी, कमी मतलब अवेलेबल होगा, पर जितना गाय और भैंस में होगा उतना अवेलेबल नहीं होगा। कि गाय भैंस की तुलना में क्या कम होता है कौन सा आपका लेक्टोज, किसके दूध में, बकरी के दूध में। तो ऐसे एक तो आपका बकरी का दूध मीठा नहीं होता, दूसरे बकरी के दूध में गंध और आती है, एक स्मेल और आती है दूसरे अलग ही टाइप की। वो स्मेल आपकी किसकी वजह से, कैप्रिक एसिड के कारण या कैप्रिक अम्ल के कारण। याद रहेगा भाई कि बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। याद रहेगा भाई बच्चे। चले आगे, चलिए भाई एक बात और सुनिए मेरे, आपने कभी भी बकरी, अगर कोई मानो शहर के बच्चे के पास तो कहां बकरी, पर गांव के बकरे ने कभी अगर बकरियों का झुंड लेके जरूर गया होगा, 2 बकरी 4 बकरी खाली खेतों में। जब आपने बकरी को अगले वाले टांग मार के किसी खेजड़ी पे, देख लीजिए किसी भी पेड़ पे, आप कोई भी प्लांट, खेजड़ी हमारे राजस्थान में है, आपके यहाँ खेजड़ी नहीं होती है, कोई अदर स्टेट का बच्चा है और दूसरे राज्य का बच्चा है, तो आप किसी भी पेड़ के ऊपर बकरी को देखा होगा, आगे वाले टांग पेड़ पे मारेगी, यानी आगे वाले टांग को पेड़ पे टिका लेगी और पेड़ की पत्तियां खाना स्टार्ट कर देगी। या किन की बात कर लीजिए, बेर की झाड़ियां, केर की झाड़ियां, इन सब की बात कर लीजिए। इन झाड़ियों में भी क्या करेगी, आगे वाले पेड़ को टिकाएगी और झाड़ियां खाना शुरू कर देगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बकरी में झाड़ियां खाने की क्रिया को क्या ब्रूसिंग कहते हैं। क्या बच्चे, ब्रूसिंग की बात करता हूं मैं, क्या ब्रूसिंग कहते हैं। याद रहेगा भाई, बकरी द्वारा झाड़ी में पत्तियां खाने को ब्रूसिंग कहते हैं। याद रखना भाई कि जब भी बकरी दोनों आगे वाले पैर उठा के किसी पेड़ पे रख के जो झाड़ियां, पेड़, पत्ते या पत्तियां खाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रूसिंग। क्या बोलते हैं, ब्रूसिंग बोलते हैं भाई। आगे बात कीजिए, बकरी पालने का मुख्य प्रयोजन मांस है। कि जो आपका मुख्य जो बकरी पालन है वो क्या है, मीट के लिए या मांस के लिए, यानी चेवोन के लिए। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं भाई, चेवोन बोलते हैं। क्या, चेवोन। और चेवोन के लिए ही बकरी का हम मुख्य तौर पे पालन करते हैं, यानी मीट के लिए या मांस के लिए बकरी का मुख्य तौर पे पालन किया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे परिवार है जो बकरी के अपने दैनिक जीवन में जितना दूध जरूरत होती है उसके लिए भी पालते हैं। जैसे जमुना पारी की बात कर लीजिए आप, जमुना पारी को किसके लिए, दूध के लिए पाला जाता है। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, वो भी किसके लिए, दूध के लिए पाली जाती है। बट जो मुख्य प्रयोजन, जो मेन मेरा उद्देश्य है वो क्या है, मांस उत्पादन। क्या, मांस उत्पादन। आगे देखिए भाई, अंगोरा नस्ल मोहेर के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपको मोहेर भी बताऊंगा, मैं आपको अंगोरा भी बताऊंगा, पर इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अंगोरा का उद्गम स्थल क्या है, जो मोहेर है मोहेर का क्या मामला है, मोहेर किस काम में आता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, पर जब हमारी नस्ल आएगी अंगोरा तब। अभी आप ये मान के चलिए कि जो मोहेर है वो किससे प्राप्त होता है, अंगोरा से। ज्यादा कुछ नहीं, मोहेर कैसे होते हैं, आपके लंबे चमकदार बाल होते हैं। क्या, लंबे चमकदार बाल होते हैं अंडरकोट के साथ। ये याद के चलिए कि मोहेर होता है वो आपके लंबे चमकदार बाल होते हैं, किसके साथ, अंडरकोट के साथ, जो महंगे कपड़े बनाने के काम आते हैं। बाकी बात करेंगे डिटेल में, विवरण में बात करेंगे आगे। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कौन भाई, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने बकरी को क्या कहा, गरीब की गाय। क्या, महात्मा गांधी ने बकरी को गरीब की गाय की संज्ञा दी। क्या, कि जो बकरी को गरीब की गाय की संज्ञा दी वो किसने दी, महात्मा गांधी ने। अभी भी महात्मा गांधी जिस रस्सी से बकरी बांधा करते थे वो अभी भी म्यूजियम में मौजूद है।
किसके अंदर? जो संग्रहालय है उस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। तो याद रहेगा भाई कि बकरी को गरीब की गाय किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। जो हमारे राष्ट्रपिता है कौन? महात्मा गांधी जी, उन्होंने बकरी को कहा कि यह गरीब की गाय है। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, ये शब्द समझिए और इस शब्द का मतलब समझिए। क्या? शब्द समझिए और शब्द का मतलब समझिए। बकरी को राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज। अब देखो पहले के जमाने में क्या है बच्चे, आज तो सबके दूध में, जो घर में दूध रखने के लिए सब्जियां खराब नहीं हो इसके लिए क्या आ गया आपका? आप किसके? रेफ्रिजरेटर या किसकी बात कीजिए? फ्रिज। क्या आज के जमाने में देखा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर आ गया। पहले के जमाने में ऐसे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर जैसी टेक्नोलॉजी या सुविधा मौजूद नहीं थी। हालांकि राजस्थान के अधिकतर गांव आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में क्या है? फ्रिज और रेफ्रिजरेटर नहीं होता है। मैं अपनी कह दूं, मेरे घर में नहीं होता है। तो क्या जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज है, इसमें अब जो शहर का आदमी होगा वो तो दूध में इसको रख लेगा कि सुबह नहीं शाम को काम ले लेगा, शाम को नहीं सुबह काम ले लेगा। पर जो गांव का गरीब किसान है जिसके पास फ्रिज रेफ्रिजरेटर जैसी सुविधा नहीं है, अब भाई वो दूध को कहां रखे? तो वो क्या बकरी का पालन करते। अब मेहमान का कोई फिक्स नहीं है कि भाई मेहमान कब आ जाए, दिन में आ जाए, शाम को आ जाए, कभी भी मेहमान आ जाए। मेहमान किसे बोले? कि जिसके आने का समय कोई पता नहीं हो, वही मेहमान है। वरना तो साला काहे का मेहमान? मेहमान कौन सा है? जिसके आने का समय पता नहीं। और आपका बकरी ऐसा जंतु है कि जिसको आप बिना बताए दूध निकाल लीजिए किसी भी समय, जबकि मुझे आप गाय भैंस का निकाल के बता दीजिए, आपको लात मारेगी। कि आपका क्या है कि जो बकरी है उसको किसी भी समय आप दूध निकाल लीजिए, बेचारा छोटा जानवर है, टांग पकड़े पीछे वाले और दूध का गिलास भर के निकाल लिया हमने। तो यही हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रीज काम करता है। तब मन किया, गेट खोला, दूध निकाला, चाय बना ली। तो इसके भी आप जब चाहो जब दूध निकाल के चाय बना लीजिए। इसलिए हमने क्या कर दिया? चलता फिरता फ्रिज। यानी आपने खेत में अगर लेके गए हो, आप जानवर चल रहा है, घूम रहा है, चरते फिरते कहीं पकड़ लिया, कहीं से दूध निकाल लिया, इसलिए क्या कहा? चलता फिरता फ्रिज। भाई बाकायदा क्वेश्चन आया भाई बच्चे, जितने भी लोग हैं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किसको? बकरी को। रनिंग डेयरी या किसकी? डबल एटीएम भी कहते हैं। क्या रनिंग डेयरी या डबल एटीएम? बकरी का सीधा सा सवाल है, मैंने क्या कहा आपसे कि मानसून के बाद जो इसके मालिक है या जो बकरी पालन करता है या जो बकरी पालनहार है या भेड़ पालन आहार है, ये मानसून के तुरंत बाद बकरी लेके निकलेंगे, 7-8 महीने बाद लौट के आएंगे। अब ये तो है नहीं कि इन्होंने जो बकरी का दूध आज घर पे निकाला है, अब जब घर पे थे तब उनके पास में जो भी डेयरी थी वहां पे ये बकरी का दूध देते थे। अब कल कहीं और जाएंगे, कल और देंगे, परसों कहीं और देंगे, उसके अगले दिन अगले रोज कहीं और देंगे। तो इनका जो डेयरी भी डेली डेली इनका बदलता रहता है। ये डेली डेली अलग अलग डेयरियों में दूध देते रहते हैं और उससे केस तुरंत पैसा लेते रहते हैं। यही क्या है आपका? रनिंग डेयरी। यानी एक जगह स्थिर नहीं होते। ये क्या है? रनिंग डेयरी। यानी आज इनका 5 केजी दूध इस गांव में निकला है, कल इनका 5 केजी दूध अगले गांव में निकलेगा, उसके अगले दिन 5 केजी कोई और गांव में निकालेंगे। ये आज जो इस गांव की डेयरी है उसमें बेच दिया, कल अगले गांव की डेयरी में बेच दिया। तो जो रनिंग डेयरी है वो भी कौन सी है? आपकी बकरी। डबल एटीएम की बात कर लीजिए भाई। डबल एटीएम आपके बकरी में कितने थन होंगे? 2 थन होंगे। तो एटीएम से क्या करते हो? अगर एक चेंबर के अंदर 2 एटीएम मौजूद है, इसमें पैसा नहीं मिला तो उसमें मिलेगा। तो बकरी भी आपकी क्या है? बकरी में जो क्या होंगे? थन कितने होंगे? 2 होंगे। कि भाई इस थन से निकाल लीजिए, इसमें दूध नहीं कम है तो भाई दूसरे थन से निकाल लीजिए। तो ये क्या है आपका? डबल एटीएम। याद रहेगा बच्चे। अभी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं और भी कोशिशें करूंगा, मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर आप जितने बच्चे हैं प्लीज, जो कोई बच्चा देखे उसको प्लीज वो शेयर कर दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सभी बच्चों का भला हो जाएगा। आप जितने बच्चे हैं वो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। बार बार नहीं बोल पाता हूं बच्चे, मैं अपने रूटीन में मैं पढ़ाने के फ्लो में लग जाता हूं। बट आप जितने सारे बच्चे हैं, वो जितने भी बच्चे हैं, मैं भी आपका समय नहीं खराब करना चाहता, बट आप इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना स्टेटस आजकल क्या क्या चलता है बच्चे, उन सब में आप क्या कर दीजिए? इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लुत्फ उठा सके। आगे बात करते भाई, आ जाइए। बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे बच्चे? बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। और बकरी को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। क्या? जो बकरी की नस्लें हैं, इन बकरी की नस्लों को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक भारतीय नस्लें और दूसरी विदेशी नस्लें। कौन सी? भारतीय बकरी की नस्लें और विदेशी बकरी की नस्लें। भारतीय बकरी की नस्लों से मेरा क्या मतलब है? जिन बकरी की नस्लों का
उद्गम स्थान, मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान भारत हो, वो तो क्या है, भारतीय नस्ल। जिन बकरी की नस्लों का उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान, उद्गम स्थान हमारी कंट्री से कोई अन्य कंट्री हो या हमारे देश के बजाय कोई अन्य देश हो, तो वो क्या है, विदेशी नस्लें। अब देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं अपनी पहचान की बात करूं, मुझे कोई पूछे आप कहां से हो, मैं सबसे पहले अपने गांव का नाम बताऊंगा, फिर मैं अपने शहर का नाम बताऊंगा कि भाई मैं तो जयपुर से हूं जी। फिर मेरे को पूछेगा नहीं जी भाई कौन से राज्य से हो, मैं बताऊंगा भाई राजस्थान से हूं। फिर अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं तो राजस्थान जयपुर को उतना नहीं जानेंगे जितने हमारे भारत को जानते हैं, तो मैं वहां क्या बताऊंगा, भाई मैं तो भारत से आता हूं, इंडिया से आता हूं। तो वही है आपकी पहचान। तो मैं वहां पे जाके उन लोगों के लिए क्या हो गया, मैं विदेशी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो पैदाइशी है वो मेरी उनका देश नहीं, वो भारत है, और मैं भारत से बाहर रहता हूं, भारत से बाहर खाता पीता हूं, तो मैं वहां के लोगों के लिए क्या हूं, विदेशी हूं। समझ आ गया भाई? देखिए भारतीय नस्लें, एक हल्की सी नजर से देखिए कौन कौन सी आपकी नस्लें हैं, बाकी इसके बाद हम विवरण में बात करेंगे, हम एक एक नस्ल लेंगे और सबके बारे में विवरण से चर्चा करते जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, सारे बच्चे इसको शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, रुचिकर होकर पढ़ेंगे। देखिए भाई, जमुना पारी बड़ी पॉपुलर, बड़ी प्रचलित बकरी की नस्ल है, कौन सी, जमुना पारी। सबसे बढ़िया धोरे उद्देश्य वाली नस्ल है, कौन सी, जमुना पारी। बिट्टल आपके कौन सा, गुरदासपुर जिला पंजाब, इसका उद्गम स्थल है किसका, बिट्टल का। मारवाड़ी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, बारबारी, तेलीचेरी, उस्मानाबादी, मालाबारी, चांगथांगी, चेगू और सूरती, ये सारी किसकी नस्लें हैं, ये बच्चे आपकी भारतीय बकरी की नस्लें हैं। विदेशी बकरी की नस्लें कौन सी आपकी, टोगनबर्ग, अल्पाइन, सानेन, न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन, बोइन, ये सारी किसकी है, ये आपके विदेशी बकरी की नस्लें। पर सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय नस्लों के बारे में, उसके बाद विदेशी नस्लों के बारे में। चलिए भाई भारतीय नस्लों की ओर चलिए। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जमुना पारी की। पूरे देश भर में सबसे प्रचलित नस्ल है कौन सी, जमुना पारी। सबसे पहले जमुना पारी के उद्गम स्थान या मूल स्थान के बारे में बात करेंगे, कि जिसे मेरा कोई मूल स्थान है राजस्थान, आपका भी मूल स्थान किसी बच्चे का यूपी, किसी का बिहार, किसी का राजस्थान, किसी का उत्तराखंड, किसी का छत्तीसगढ़ होगा। तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी बात आएगी आपके, जमुना पारी की। जमुना पारी कहां का ओरिजिन है, कहां इसका मूल स्थान है, ये कहां से ताल्लुक रखती है, जो इसका तालुका है वो कहां है। तो मैं जमुना पारी की बात करूं तो कौन सा, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। क्या बच्चे, जो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है वो आपका क्या है, जमुना पारी बकरी का उद्गम स्थल या मूल स्थान। किसका, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मोस्टली इस बकरी की जो संख्या देखने को मिलती है, जो आपको ज्यादा मात्रा में जो जमुना पारी बकरी देखने को मिलती है, वो किस किस के बीच में, आपकी कौन सी नदी की बात करूं मैं, यमुना तथा चंबल की बात करूं, यमुना तथा चंबल नदी के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी आपके जो यूपी के इटावा में आते आते क्या, जो यमुना नदी इटावा की ओर से जाती है और इधर से कौन सी, चंबल नदी आती है। इन दोनों नदियों के बीच में जो मैदानी इलाका है, उसी मैदानी इलाके के अंदर आपकी कौन सी बकरी की नस्ल पाई जाती है, जमुना पारी बकरी की नस्ल। अगर आपको जमुना पारी बकरी नस्ल, जो जमुना पारी बकरी है, अगर इसके शुद्ध नस्ल के जानवर देखने हैं, कि इसका बिल्कुल आपको शुद्ध रूप देखना है, वो शुद्ध रूप आपको कहां पे, चक्कर नगर के अंदर मिलता है। क्या, यूपी में एक गांव पड़ता है कौन सा, चक्कर नगर। वहीं चक्कर नगर में क्या, इसके शुद्ध जानवर पाए जाते हैं, किसके, जमुना पारी बकरी के। याद रखिएगा भाई, एक बार क्वेश्चन किया गया था कि जमुना पारी बकरी के शुद्ध नस्ल कहां देखने को मिलती है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए, 4 गांव दे दिए गए, एक गांव आपका कौन सा था, चक्कर नगर। याद रहेगा भाई कि जमुना पारी का शुद्ध रूप कहां पे देखने को मिलता है, चक्कर नगर के अंदर। देखिए भाई, इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु, क्या इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चक्कर नगर और सहसन गांव के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याद रहेगा बच्चे, चक्कर नगर भूलना मत दिमाग में, कभी भी किसी और के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पढ़ना है तो चक्कर नगर के चक्कर में पढ़ना है। याद रहेगा भाई कि चक्कर में पढ़ना है तो चक्कर नगर के चक्कर में पढ़ना है, बाकी किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या याद रखना है, चक्कर नगर। यह बकरी की सर्वोत्तम धोरे उद्देश्य वाली नस्ल है। यानी मैंने आपसे, जब मैंने बकरी की नस्लों का प्रारंभ किया, तभी मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा कि जमुना बकरी पूरे भारत में सबसे अच्छी, सबसे प्रचलित दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है कौन सी, जमुना पारी।
जमुना पारी आपका दुग्ध उत्पादन भी अच्छा करेगी और मांस उत्पादन भी अच्छा करेगी। यानी जमुना पारी बकरी का जो वजन है वो भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि जितना वजन उतना ही मांस होगा, उतना ही मीट होगा, यानी उतना ही चेवोन होगा। दूसरा क्या, प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन भी अच्छा करेगी कौन सी, आपकी जमुना पारी बकरी। इसीलिए हमने क्या कह दिया, सबसे प्रचलित और सबसे अच्छी दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल, तो 2 स्टार भी लगा लीजिए भाई। एक मांस का लगा लीजिए, दूसरा दूध का लगा लीजिए। यानी क्या है, सबसे प्रचलित दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है आपकी कौन सी, जमुना पारी। याद रहेगा। चलिए आगे, चलिए भाई शारीरिक विशेषताएं। वही कि मैंने आपको बकरी का कोई समूह दे दिया, यानी मैंने 10 बकरियां दे दी और उस 10 बकरियों में मेरे पास अलग अलग नस्ल की बकरियां हैं। मैंने कह दिया मुझे आप इन 10 बकरियों में से जमुना पारी निकाल के ला दीजिए, कि जमुना पारी को आप पकड़ लीजिए इन 10 बकरियों के बीच से। अब जिसको मालूम होगा वो तो पकड़ लेगा, होशियार आदमी होगा क्योंकि मालूम है उसको। जिसको नहीं मालूम है वो चक्कर नगर में चक्कर खाएगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं मालूम है, उसको रंग रूप का नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। हम किसी का अगर एड्रेस भी पूछे या किसी आदमी के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप रिश्ते की बात कर लीजिए। अगर आप ही का किसी का रिश्ता हो रहा है तो सबसे पहले बोलेंगे कि लड़का कैसा दिखता है, हाइट कितनी है लड़के की, कि कोई थोड़ा शरीर में भी है या नहीं है, वरना ऐसा ही है, सब जानकारी लेते हो। तो उसी तरीके से आपको बकरी की भी मालूम होना चाहिए कि आपको बकरी कैसी दिखती है। तो जो जमुना पारी बकरी होगी ये कैसी, ये भारत की लंबी टांगों वाली बकरियों में से सबसे बड़ी और सबसे सुंदर यानी सबसे खूबसूरत है। कि जो जमुना पारी बकरी है उसके टांग कैसे होंगे बच्चे, लंबे होंगे। यानी जो आपकी जमुना पारी बकरी है वो लंबे टांगों वाली होगी, और जो मुख्य विशेषता है उन्हीं लंबे टांगों पे क्या, लंबे लंबे बालों के गुच्छे होंगे। यानी पिछले टांगों पे क्या, घने बाल किसकी मुख्य विशेषता है, जमुना पारी बकरी की। याद रखना बच्चे कि पिछले टांगों पे घने और लंबे बाल किसकी मुख्य विशेषता है, जमुना पारी बकरी की। देखिएगा भाई, इसके पिछले पैर पर लंबे घने बाल इस नस्ल की खासियत है। यानी जमुना पारी के टांग कैसे होंगे, लंबे लंबे होंगे। यानी हमने उन 10 बकरियों में से देख लिया कि भाई टांग किसके लंबे, चलो भाई इसके लंबे। अब टांग में भी ये मान के चलिए 2-3 के बराबर से टांग है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर देखिए कि पिछले टांगों पे घने और लंबे बाल किसके हैं, फिर देख लिया भाई इसके लंबे और घने बाल है, तो पकड़ लिया भाई कि तू आजा, इधर आजा। वो क्या है, जमुना पारी। और भी अगर आप देखना चाहो तो मैं एक आपको सबसे अच्छा, कई बार सवाल किया गया बच्चे, साल में अगर 5 किसी भी राज्य के अंदर अगर एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या पशुधन विज्ञान का कोई एग्जाम्पल है तो आप ये मान के चलिए ये प्रश्न आपसे जरूर किया जाएगा कि जमुना पारी बकरी में क्या आपकी रोमन नाग पाई जाती है। यानी रोमन नाग जमुना पारी बकरी की मुख्य विशेषता है। इससे मेरी बात समझिए, रोमन नाग से क्या मतलब है। आपने सभी बच्चों ने कभी तोता की नाक देखी है क्या? सभी बच्चों ने कभी तोता की नाक देखी है भाई? कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी तोता ही नहीं देखा? आप कभी तोते की नाक देखना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नाक होता है तोते का, कैसा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ नाक होता है, और नाक पे क्या बाल होते हैं तोते के। तोता आपका कैसा दिखता है, अलग अलग कलर है, पर भारत में जो आमतौर पर मिलता है कैसा, हरा तोता या ग्रीन तोता। तो हरे तोते के आपने देखा होगा यहाँ बालों का क्या टफ्ट होता है, यानी गुच्छा होता है बालों का। नाक के ऊपर क्या होता है, बालों का गुच्छा होता है। कभी देखना आप तोते के नाक तो ऊपर उठा हुआ नाक, तो तोते जैसा नाक होता है किसके अंदर, आपके जमुना पारी बकरी के अंदर। इसीलिए तो जमुना पारी बकरी का जो मुंह का अपीयरेंस होता है, यानी मुंह को जो दिखावट पड़ती है मुंह की, वो कैसे, तोते के मुंह की तरह पड़ती है। कैसे, तोते के मुंह की तरह। तो याद रखिएगा भाई, रोमन नाग जमुना पारी की मुख्य विशेषता है, जिसमें बालों का गुच्छा है, जिसके परिणाम स्वरूप तोते का मुंह दिखाई देता है। यानी जिसमें क्या होगा, रोमन नाक में बालों का गुच्छा होगा, जिसके स्वरूप क्या, या जिसके चलते हमें तोते जैसा मुंह दिखाई देता है। ये आपके जमुना पारी की मुख्य विशेषता। कौन कौन सी मुख्य विशेषता है भाई, लंबे टांग, लंबे टांगों पे क्या, लंबे और घने बाल। अगला क्या, रोमन नाग। 3 याद कर लीजिए, लंबे टांग, लंबे और घने बाल, रोमन नाग। ये किसकी विशेषता है, जमुना पारी की। ये याद हो गया, आपका प्रश्न भी सही हो गया। और वो जो जमुना पारी की जो शुद्ध वंशीय पशु कहां पाए जाते हैं, चक्कर नगर के अंदर। उत्पत्ति स्थल का यूपी का इटावा जिला, क्या, यूपी का इटावा जिला। चलिए भाई आगे आ जाइए। ये देखिए भाई, बकरी भी देखिए, पर बकरी देखने से पहले मैंने क्या कहा, अच्छा खासा मांस उत्पादन भी करती है। यानी जो चेवोन है, बकरी के मांस को क्या बोलेंगे, चेवोन बोलेंगे। तो अच्छा खासा चेवोन उत्पादित करती है कौन सी, आपकी जमुना पारी बकरी। देखिए भाई, जमुना पारी बकरी में जो मादा का वजन होगा, जो फीमेल है, फीमेल का कितना वजन होगा,
45 किलोग्राम। और किसकी बात करें अपन, नर की बात करें, नर के अंदर कितना होगा आपका 60 किलोग्राम। यानी जो आपकी मादा है, इस मादा का वजन कितना होगा 45 से 60 किलोग्राम के बीच में, कितना 45 से 60 किलोग्राम के बीच में। जबकि नर का कितना होगा 60 से ऊपर होगा भाई। देखिए, जबकि एक वयस्क पुरुष का वजन या वयस्क नर का वजन 65 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। यही मैंने आपसे कहा कि जो बकरी है उसका वजन कितना होगा आपके 45 से 60 केजी, और जो नर है, नर का वजन कितना 65 से 80 केजी। 90 केजी भी आपको एक बार पूछा गया था ऑप्शन में, साहब 90 केजी था, 90 केजी राइट आंसर भी था, क्योंकि उसके आसपास में कोई आंकड़े नहीं थे। तो याद रहेगा आपको, किसी बच्चा कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि बकरी आपकी क्या वजन में हमेशा ही हल्की होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बकरी को डेली हम दूध निकालते हैं भाई। अब डेली दूध निकालते हैं तो एनर्जी उसका जो भी खाया पिया है वो किसमें खर्च हो जाता है, आपके दूध के अंदर। कैल्शियम आएगा, फोस्फोरस आएगा, सब चीजें बेचारी की दूध में आ जाती है। बकरे का कोई काम नहीं, खा पी के मस्त रहता है अपना, तो उसका वजन हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। औसतन 276 दिन के दुग्ध काल में, यानी इसका जो दुग्ध काल होगा वो बच्चे कितने दिन का, 276 दिन का होगा, यानी 274 डेज का होगा। यानी 276 दिन तक ये बकरी दूध देती है, और उसमें भी कितना 280 किलोग्राम दुग्ध उत्पादित करने वाली नस्ल है। प्रतिदिन 2 से 2.5 किलोग्राम दूध देने की क्षमता रखते हैं। अब कोई ये बच्चा मत समझना कि सर 276 दिन तो दूध दे रही है, और आप कह रहे हो कि दिन में तो 200 से मतलब कि वो 2 से 2.5 किलो दे रही है, तो ये तो 500 केजी के आसपास हो गया। ऐसी बात नहीं है, क्षमता रखती है। दूसरी, आपकी रेगुलर इतना दूध उत्पादित नहीं करती है। देखो, शुरू में जब भी जानवर कोई बच्चा देता है तो अच्छा दूध उत्पादित करता है, थोड़ा बीच में थोड़ा कम करता है, करते करते लास्ट में बिल्कुल ही कम कर देता है, पर दूध देता रहता है आपके। दूसरा क्या है, क्षमता है, पर हम इतना, हमारे पास जो ग्रीनरी मौजूद नहीं है, हरा चारा बैलेंस फीड हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे फार्मर इतने अमीर नहीं है कि इनको इतना खाना खिला सके। ये बेचारी झाड़ियां खाती है, घास फूस पत्तियां खाती है, तो इसके चलते जो 276 दिन के दुग्ध काल में कितना आपका 280 केजी दुग्ध उत्पादित करेगी। यानी जमुना पारी आपके एक साल में लगभग एक बार बच्चा देती है। कितने बार? एक बार, क्योंकि 276 दिन का तो आपका किसका पीरियड हो गया, दुग्ध काल का पीरियड हो गया। 1-2 महीने 3 महीने आपके फिर से लग जाते हैं। 1-2 महीने का, 1 महीने का हम क्या रखते हैं इसके अंदर, ड्राई पीरियड या शुष्क पीरियड भी रखते हैं। तो इसके चलते जो आपकी बकरी है वो क्या पूरे आपके एक साल में एक ही बार लगभग बच्चा दे पाती है, जबकि बारबरी 2 बार देती है। अभी बात करेंगे। ये देखिएगा भाई, जमुना पारी बकरी देखिए, पिछले टांगों पे क्या होंगे भाई, लंबे और घने बाल होंगे। टांगे देखिए भाई कैसी है, लंबी लंबी टांगे हैं, कैसी लंबी लंबी टांगे हैं। दूसरे क्या, जमुना पारी में लंबे लटकते हुए कान होंगे। ये विशेषता भी लिख लीजिएगा बच्चे, नहीं लिखी गई है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा। कैसे होंगे, लंबे लटकते हुए कान होंगे किसके अंदर, जमुना पारी के अंदर। मुख होगा कैसा, रोमन नोज। एक बार देखिए कोई भी फोटो जब भी आपको बकरी मिले, रोमन नोज, ये देखिए भाई, पिछले टांगों पे क्या, लंबे और घने बाल इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, जमुना पारी के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, बारबरी के बारे में। एक बार देख लो इसे फटाफट, फिर बारबरी पढ़ते हैं। बारबरी, आ जाइए भाई। बारबरी, बारबरी भी आपकी क्या है, बकरी की भारतीय नस्ल है। और इस बकरी की जो भारतीय नस्ल है बारबरी, अपने आप में एक विशेष नस्ल है। कैसी विशेष नस्ल है, जिसका मूल स्थान आपका क्या है, जो बारबरी बकरी है इसका मूल स्थान क्या है, ये देखिएगा भाई। जो बारबरी बकरी है वो आपके आई कहां से, विदेश से आई भाई। कहां से आई, आपके विदेश से आई। बट हमने इसको क्या कर दिया, हमने भारतीयों में पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी बारबरी बकरी है ये ब्रिटिश टाइम पे, कि जो अफ्रीका की मैं बात करूं तो अफ्रीका में क्या, एक ब्रिटिश का क्या, पूर्वी जो अफ्रीका है उसमें ब्रिटिश सोमालिया का बर्बेरा चित्तर। किसका, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बेरा चित्तर। कहां पे पड़ता है भाई, आपके पूर्वी अफ्रीका के अंदर। कौन सा, ब्रिटिश सोमालिया का बर्बेरा चित्तर। यहाँ पे एरिया जो रीजन है उसी का नाम क्या है, बर्बेरा। और उसी बर्बेरा के नाम पे किस बकरी का नाम पड़ा है, बारबरी बकरी का नाम पड़ा है। पर ये हमारे इंडिया में, भारत में कई सालों से मौजूद है। यानी अगर मैं विदेशी बकरियों में सबसे अगर पुरानी बकरी की बात करूं तो वो आपकी कौन सी है, बारबरी बकरी। कौन सी, बारबरी बकरी। याद रहेगा भाई। तो बारबरी बकरी का मूल स्थान आपका क्या होगा, पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सोमालिया का बर्बेरा छत्तर। कौन सा, बर्बेरा छत्तर। उस टाइम अगर ब्रिटिश की बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसका राज लगभग सारे देशों में हुआ करता था।
यानी हमारे भारत में ब्रिटिशों ने राज किया, बाकी के जितने और भी महाद्वीप है उनमें जो आने वाले देश है उन पे राज किया। यानी लगभग सारे चारों तरफ अंग्रेजों ने राज किया, जो ब्रिटिश सरकार है उसने राज किया। और उसी टाइम से हमारे में क्या मौजूद है, आपकी बरबेरा। तो उस टाइम क्या था, चारों तरफ इन्हीं का राज था। और उसी टाइम हमारे में कौन सी बकरी आई, आपकी बारबरी। तो याद रहेगा भाई, कौन सा क्षेत्र आपका, पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सोमालिया का बरबेरा क्षेत्र। वितरण क्या है इसका, आपकी जो बरबेरा जो बारबरी है ये मुख्यतः क्या स्टॉल फीडिंग के लिए सुटेबल है, यानी खूटे पे बांध के पालने के लिए, यानी खूटे पर रख के भी आप इसको बांध के पाल सकते हो। यानी आप घर में कोई छोटा सा आपके पास एरिया है, वहां भी आप किसका पालन कर सकते हो, बारबरी बकरी का। इसलिए हम इसको किसके नाम से जानते हैं, सिटी गोट के नाम से, यानी सिटी गोट या शहरी बकरी के नाम से। तो शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है, बारबरी बकरी को। साल में 2 बार बच्चा देती है, कितने बार, साल में 2 बार बच्चा देती है और 1 बार में 2 बच्चे देंगी। यानी जो बारबरी बकरी की मुख्य विशेषता है वो क्या है कि 1 साल में 2 बार बच्चे देती है और 1 बार में कितने, 2 बच्चे देगी, यानी साल में 4 बच्चे देगी। अब जो इस बकरी का वितरण है वो शहरी लोग इसे पालना ज्यादा पसंद करते हैं। और शहर कौन सा भाई, हमारी नजर में तो शहर कौन सा, जहां बड़ी बड़ी सिटी हो, जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, गाड़ियां हो, वो उसको हम किस में मानते हैं, शहर के अंदर। आपका शहर क्या है, इस नस्ल के जानवर हरियाणा के दिल्ली, गुड़गांव और करनाल तथा उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में भी पाए जाते हैं। यानी जो इस नस्ल के हैं वो किसकी बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली के बाद जो आपका हरियाणा का गुड़गांव और करनाल है वहां पे मिल जाएगा, और आपको उत्तर प्रदेश के एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में मिल जाएगी। इस एरिया में इस बकरी की काफी मात्रा में संख्या देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि शहरी बकरी है, कम जगह में रख के पाला जा सकता है, पालने में आसान रहती है, मांस उत्पादन अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि 1 साल में 2 बार बच्चे देगी और 4 बच्चे देगी, यानी 1 बार में 2, 2 बार में 4। याद रहेगा भाई। चलिए आगे, शारीरिक विशेषताएं। दिखती कैसी है आपकी, शरीर का रंग सफेद, देखिए भाई शरीर का रंग कैसा है, सफेद, सफेद होगा, सफेद भूरा, जिस पर कतई या काले धब्बे होते हैं। देखिए भाई, कथई का मतलब क्या, लगभग आपके ईंट के जैसा कलर, क्या कतई या काले धब्बे होंगे। देखिएगा भाई, कतई कलर है, मुंह पे कैसे कतई रंग के धब्बे हैं, टांग पे आपके कतई रंग के धब्बे हैं, जो पीछे वाला लंगोटी वाला पोर्शन है वहां भी आपके कैसे कतई और काले रंग के धब्बे हैं। तो याद रहेगा कैसे रंग की होती है, आपकी सफेद भूरे रंग की होती है, जिसके शरीर पर कतई काले रंग के धब्बे होते हैं। याद रहेगा। चलिए भाई, इसके हिरण जैसे छोटे कान, छोटे पैर और सुंदर हड्डियां होती है। जो आपकी बारबरी बकरी है इसके कान कैसे रहते हैं, अलर्ट पोजीशन, यानी सावधान अवस्था में रहते हैं। हिरण के कान कैसे रहते हैं भाई, ऊपर उठे हुए रहते हैं, सावधान पोजीशन में या सावधान अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार जो आपकी बारबरी बकरी है इसके कान भी कैसी अवस्था में रहते हैं, हमेशा सावधान अवस्था में रहते हैं। हिरण की तरह इसके कान होते हैं, पैर भी इसके कैसे छोटे होते हैं और सुंदर हड्डियां होती है। याद रहेगा भाई कि बारबरी बकरी किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो इसका सफेद भूरा रंग होता है, उस पे कतई रंग के धब्बे होते हैं, दूसरा क्या हिरण जैसे कान होते हैं, छोटे पैर होते हैं और हड्डियां सुंदर होती है। दूसरा देखिए भाई, इस नस्ल के पशुओं को शहरों में रस्सी से बांधकर पालना सबसे उपयुक्त है, इसलिए इसे सिटी गोट या शहरी बकरी कहा जाता है। यानी एक बारबरी आपकी ऐसी नस्ल है जो खूंटे पे बांधकर पालने के बाद भी, यानी शहरों में बांधकर पालने के बाद में भी अच्छा परफॉर्म करती है, यानी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है और अच्छा क्या करती है, अपना जो है मांस उत्पादन करती है। याद रहेगा भाई। देखिए, परिपक्व नर बकरी का शरीर का वजन 38 किलोग्राम और मादा बकरी का वजन 23 किलोग्राम, यानी आपकी बहुत ही हल्की बकरी है। किसकी बात करें, अगर नर की बात करें तो नर में कितना वजन होगा भाई, 38 किलो का वजन होगा, और जो आपकी मादा है, मादा में कितना, 23 किलो की बकरी होगी। आपके कितने किलो की जी, 23 किलो की। याद रहेगा भाई। एक बार पढ़ लीजिए भाई फटाफट, फिर आपको दिखाता हूं मैं कैसी दिखती है बारबरी। और क्या जो आपकी बारबरी बकरी है वो साल में 2 बार बच्चा देती है, यानी बारबरी बकरी में जो ब्यांत पड़ता है वो साल में 2 बार पड़ता है, और 1 बार में 2 बच्चे देगी, 2 बार में 4 बच्चे देती है। यानी जो किडिंग करती है, किडिंग कितने बार करती है, 2 बार करती है। यानी जो किड कितने बार लाएगी, 2 बार लाएगी। एक किडिंग में कितने किड, 2 किड, यानी टोटल कितने किड, 4 किड। देखिएगा भाई। उपयोगिता, ये बकरियां प्रतिदिन औसतन 1 से 1.25 किलोग्राम दूध देती है, जिसमें 4.5 से 5% दुग्ध वसा होती है।
यानी आपकी जो बारबरी बकरी है ये कितना दूध देगी आपका, 1 से 1.25 किलो, यानी 1 से कितना किलो, 1.25 किलो तक आपका दूध देगी, जिसमें जो वसा का प्रतिशत होगा वो कितना आपका 4.5 से 5% होगा, कितना 4.5 से 5%। इस प्रकार की बकरियां आमतौर पर 12 से 15 महीने की अवधि में 2 बार बच्चे देती है। कि जो बारबरी बकरी है या जो बकरी की बारबरी नस्ल है ये आपके 12 से 15 महीने के टाइम में कितने 2 बार बच्चे देती है और 1 बार में कितने 2 बच्चे देती है, याद रहेगा भाई। बारबरी नस्ल यानी वे एक ही नस्ल में 2 बच्चों को जन्म देते हैं। ये नस्ल दूध और मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, कि एक समय में 2 बच्चे देगी, मांस और दूध उत्पादन दोनों के लिए क्या है, उपयुक्त है। और यही मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। देखिएगा भाई बकरी, देखिएगा कैसा सफेद कलर है और कैसे धब्बे हैं, कतई और काले रंग के धब्बे हैं, कैसे कतई और काले रंग के धब्बे हैं। जो बकरे का नर बकरे का वजन होगा वो आपका 38 किलो होगा और बकरी का वजन कितना होगा, 23 किलो होगा। देखिएगा भाई जो एब्डोमेन है बकरी का वो कितना बड़ा है, क्यों, क्योंकि बार बार क्या रहती है आपके बच्चे देती है, यानी एक बार में 2 बच्चे देती है, इसलिए आपका क्या बड़ा होगा, जो बकरी का एब्डोमेन है, जो पेट वाला पोर्शन है वो क्या होगा, बड़ा होगा भाई। देख लिया, आगे चलिए भाई। बिट्टल, बिट्टल के बारे में सुना है भाई किसी ने, पंजाब वालों ने किसी ने बिट्टल के बारे में सुना है भाई। बिट्टल भी आपके बकरी की भारतीय नस्ल है, क्यों, क्योंकि बकरी का जो उद्गम स्थान, जो बिट्टल बकरी है इसका जो उद्गम स्थान या जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, हमारा खुद का देश भारत है। और भारत में कहां से, पंजाब के गुरदासपुर जिले से। कि जो बिट्टल बकरी है, इस बिट्टल बकरी का जो मूल स्थान, उद्गम स्थान या जो उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब का गुरदासपुर जिला है। कौन सा, पंजाब का गुरदासपुर जिला। देखिएगा भाई एक साइड में आपके लिए बच्चा लगा है किसका, बिट्टल का, बड़ा सुंदर है, सफेद रंग का होगा और सफेद रंग के जो बॉडी है, जो उसका सफेद रंग का शरीर है, उसपे क्या काले रंग के धब्बे होंगे भाई। तो आपकी जो बिट्टल बकरी है या जो बकरी की बिट्टल नस्ल है इसका उद्गम स्थल या मूल स्थान क्या होगा, पंजाब का गुरदासपुर जिला। बट ये इसकी जो संख्या है, जो मात्रा है वो गुरदासपुर जिले के आसपास ही सीमित नहीं है, वो पंजाब के और भी क्षेत्रों के अंदर है। वो मैं बता देता हूं आपको कौन सा, पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला और मालेर कोटला के अलावा ये बकरियां पाकिस्तान के झेलम नदी के किनारे यानी गुजरांवाला और सामलकोट क्षेत्रों में भी पाई जाती है। कि आपकी ये बकरी कोई पटियाला, अमृतसर या गुरदासपुर जिले में ही नहीं है। जो आपके बिट्टल बकरी की संख्या है वो पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र के अंदर, गुजरवाला और कौन से सामलकोट क्षेत्रों के अंदर भी है। किसके अंदर, गुजरवाला या सामलकोट क्षेत्रों के अंदर भी। कि जो पंजाब से लगने वाला पाकिस्तान का क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंदर भी कौन सी बकरी पाई जाती है, बिट्टल बकरी। कौन सी बकरी, बिट्टल बकरी। रावी नदी के क्षेत्रों में इन जानवरों की उन्नत नस्लें पाई जाती है। अगर आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की या आपको शुद्धता के साथ अगर कोई बिट्टल बकरी मिलेगी तो वो कहां मिलेगी आपको, रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में। तो भाई हमने 2 बार पढ़ी है भाई रावी नदी। देखो ऐसे पॉइंट्स यही याद कर लिया करो। एक बार तो हमने किसमें, नीली रावी भैंस के अंदर पढ़ी, कि जो नीली रावी भैंस है वो किसके आसपास पाई जाती है, किसकी गाठियों में पाई जाती है, सतलज और रावी नदी की गाठियों में। अभी हमने क्या पढ़ी, बिट्टल बकरी, और बिट्टल बकरी भी कहां पाई जाती है, रावी नदी के आसपास के क्षेत्रों में। याद रहेगा भाई, बातें क्लियर है। चलिए आगे, विशेषताएं। ये ऐसी क्या विशेषता है कि मैंने आपको 10 बकरी दे दी और मैंने कह दिया कि मुझे इनमें से बिट्टल बकरी छांट के दे दीजिए। अब जिसको मालूम होगा कैसे दिखती है, कैसी है, तो वो तो छांट लेगा, जिसको नहीं मालूम है उसका माथा तो चकरा जाएगा चक्कर नगर में। तो क्या है, आपकी विशेषताओं की बात करें किसकी, बिट्टल बकरी की, तो देखो आपकी कैसी होगी बिट्टल बकरी। ये नस्ल कुछ मायनों में बकरी की जमुनापारी नस्ल से मिलती जुलती है। ये पॉइंट भाई हमने यहां पे क्यों रखा कि जो बिट्टल बकरी है वो जमुनापारी बकरी से मिलती है। मिलती क्यों है, रोमन नोज यानी रोमन नाक, यानी तोता जैसा मुख या रोमन नाक। रोमन नाक किसकी मुख्य विशेषता है, जमुनापारी की। पर आपकी जो बिट्टल बकरी है इसके अंदर भी आपको क्या, रोमन नाक दिखाई पड़ता है। हालांकि जमुनापारी बकरी जितना स्पष्ट रोमन नाक दिखाई नहीं पड़ता, बट आपके बिट्टल बकरी में भी क्या, रोमन नाक की उपस्थिति होती है। इसका रंग अधिकतर काला भूरा होता है। इसका जो रंग है अधिकतर कैसा, देखिएगा भाई कैसा रंग है, काला और भूरा रंग होता है। बट देखिए भाई, और कभी कभी सफेद रंग पर भूरे रंग के धब्बे भी होते हैं। कि जो आपकी बिट्टल बकरी है इसका कोई स्पेसिफिक एक कलर नहीं है कि मैंने कह दिया सफेद कलर की होगी। यानी आपकी ये मान के चलते हैं
कि जो मोस्टली यानी जानवर के जो नस्ल है उसके 30% जानवर तो ऐसे होंगे कि जो कैसे होंगे, काले भूरे कलर के होंगे। यह क्या होगा कि आपका जो सफेद रंग या काला रंग है उसपे कैसे धब्बे होंगे, आपके जो सफेद रंग पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। देखिए भाई, सफेद रंग है, काले रंग के धब्बे हैं, काले रंग है, सफेद रंग के धब्बे हैं। ये किसकी विशेषता है? बिट्टल बकरी की। पर जो बिट्टल बकरी की भी मुख्य विशेषता क्या है? रोमन नाक। यानी जमुनापारी और बिट्टल को कैसे सेपरेट करेंगे? जमुनापारी के पैर कैसे होंगे? लंबे होंगे, और पिछले पैरों पे क्या घने और लंबे बाल होंगे, टांगे क्या होगी? बड़ी होगी। बिट्टल बकरी में टांगे उतनी बड़ी नहीं होगी, उतने पीछे वाले टांगों पे बाल नहीं होंगे। जमुना पारी जो बकरी है वो आपको अधिकतर सफेद कलर की मिलेगी, हालांकि कलर और भी होता है उसमें, बट मोस्टली आपको सफेद कलर की मिलती है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। कि जो आपकी बिट्टल बकरी है, ये पर्सन भी भाई कई बार किया गया है कि किस नस्ल के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए, जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल और अंगोरा। कोई दूसरा दे दिया, क्या पूछेगा आपसे? बिट्टल। कि जो बिट्टल नस्ल के बकरे हैं इनमें दाढ़ी पाई जाती है। क्या आपको यहाँ पे लटकती हुई दाढ़ी दिखेगी? किसके अंदर? बिट्टल नस्ल के बकरों के अंदर। इस नस्ल की नाक रोमन, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, यही मैंने आपको समझा दिया। क्या इसकी नाक रोमन, कान लंबे, सींग चपटे। यानी जो आपकी कौन सी बकरी है? जो बिट्टल बकरी है उसके भी कान जमुनापारी की तरह क्या होंगे? लंबे होंगे। कैसे लंबे? सींग कैसे होंगे? चपटे होते हैं, लेकिन बाहर की ओर, पीछे की ओर, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। यानी इसके जो सींग, समझिए ये शब्द में, लेकिन बाहर की ओर, यानी जो सींग जैसे ही ग्रोथ करेंगे बाहर की ओर निकलेंगे। बाहर की ओर निकलने के बाद में क्या? पीछे की ओर, यानी जो सींग है बाहर की ओर निकलेंगे, पीछे की ओर जाएंगे और वापस अंदर की ओर क्या करेंगे? घूम जाएंगे। ये किसकी नस्ल है? ये आपकी बिट्टल की विशेषता है। देखिएगा भाई, ये देखो, ये आपकी क्या है? बिट्टल बकरी। काले रंग की है। कैसी है? काले रंग की है, पर आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है? जो पैर वगैरह सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। आपको यहाँ पे कैसा? भूरा रंग दिख रहा है। मुंह के ऊपर कैसा? जो माउथ पोर्शन या मुंह वाला हिस्सा है उसमें कैसा? सफेद रंग। तो यही मैंने कहा कि रंग को लेके कोई इसकी वास्तविकता नहीं है कि यही रंग होगा। बिट्टल बकरी में आपको कई प्रकार के रंग मिलते हैं, यानी वेरिएशन, जो बदलाव है वो ज्यादा मिलते हैं। बिट्टल बकरी की मुख्य विशेषता क्या है? रोमन नाक, चपटे सींग, जो किधर से यानी निकलते हैं बाहर की ओर, पीछे की ओर ग्रोथ करते हैं। पहले बाहर निकलते हैं, पीछे की ओर ग्रोथ करते हैं, वापस अंदर की ओर वृद्धि करने लगते हैं। किसके सींग? आपके बिट्टल के। देख लीजिएगा भाई, आगे वाली भेड़ पढ़ते हैं, बकरी पढ़ते हैं, उसके बाद जमुनापारी पढ़ ली हमने, बारबरी पढ़ ली, बिट्टल पढ़ ली, और अब हम कौन सी पढ़ेंगे? इसके बाद हम जो बकरी पढ़ेंगे वो आपकी कौन सी पढ़ेंगे? आ जाइए भाई, जखराना के बारे में पढ़िए भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण बकरी की नस्ल है कौन सी? जखराना। दिमाग में बिठा लीजिएगा भाई, बकरी की सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नस्ल है कौन सी? जखराना। और जखराना जो नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, मूल स्थान है, वो आपका क्या है? राजस्थान का अलवर क्षेत्र। कौन सा? राजस्थान का अलवर क्षेत्र की जो आपकी जखराना बकरी है। कौन सी? जखराना। इस जखराना बकरी का जो मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल होगा वो आपका कौन सा? राजस्थान का अलवर जिले का बैरोड के पास जखराना और आसपास के कुछ गांवों में पाई जाती है। यानी इस बकरी का जो जखराना नाम पड़ा है वही जखराना गांव के नाम पे पड़ा है। क्यों? कि राजस्थान का अलवर जिला, अलवर जिला कहां? हरियाणा से लगता है। कि जो अलवर जिला है उसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है, और अलवर जिलों से क्या? लगभग 70 किलोमीटर दूर। क्या? अलवर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर, या एग्जैक्ट कह दूं तो 63 किलोमीटर दूर आपका क्या पड़ता है? बैरोड पड़ता है। क्या भाई? बैरोड तहसील पड़ती है। इस बैरोड तहसील से कितना? 13 किलोमीटर का आपका गांव पड़ता है जखराना। इसी जखराना गांव में आपको इस नस्ल के शुद्ध जानवर देखने को मिलते हैं, और इस नस्ल का जो नाम पड़ा है जखराना, वो भी किसके नाम पे? जखराना गांव के नाम पे। याद रहेगा बच्चे, बड़ी अच्छी चीजें आपके सामने है, बस आप मन से पढ़िए, रुचिकर होकर पढ़िए। देखिएगा भाई, इस नस्ल का नाम जखराना गांव से लिया गया है, जहां ये अपने शुद्धतम रूप में पाई जाती है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बाहर से, आप तो मेरे से लिख लीजिए, ये नोट्स आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको, एग्जाम में इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। आपके पास ऑथेंटिक कंटेंट है, किसी प्रकार का कोई ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, आपके लिए मेहनत करके बनाया गया है, इसलिए आप लोग इसको और भी शेयर करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए भाई। बस मन से पढ़िए, बाकी आप काम करिए ना करिए आपकी इच्छा है, पर पढ़िए भले, बस जो पढ़ना है वही आपकी जिंदगी बनाएगा भाई। काले रंग की इस बकरी को स्थानीय लोग काली कोटरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए भाई, जो आपकी जखराना बकरी है, इस जखराना बकरी का थोड़ा जो कलर होगा वो कैसा होगा? काले रंग की होगी।
इसीलिए यहाँ के जो जखराना और जखराना गांव के आसपास के जो गांव है, यहाँ के लोग इसको लोकल में क्या बोलते हैं, काली कोठरी। क्या, काली कोठरी। हम कहे कि भाई जखराना बकरी, ये क्या कहते हैं, ये क्या बोलेंगे कि काली कोठरी, कि ओए काली कोठरी। ये बकरी को बुलाते ही किस नाम से है, काली कोठरी के नाम से। कौन सी बकरी को, जखराना को। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि काली कोठरी के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होगा, जखराना। कौन सी, जखराना। देखिए भाई, जखराना गांव 3 बी के लिए प्रसिद्ध है। क्या, जो आपका जखराना गांव है वो 3 बी के लिए प्रसिद्ध है। 3 बी कौन सी आपकी, बाजरा, बकरी और किसकी बात करें, आपके बेर की। जो जखराना गांव है, मैं बता देता हूं आपको, जो जखराना गांव है 3 बी के लिए बड़ा फेमस है। बकरी के लिए, बकरी कौन सी, जखराना। आपकी इतनी अच्छी बकरी, इतनी प्रचलित बकरी है, अच्छा दुग्ध उत्पादन, अच्छा मांस उत्पादन। अभी बात करेंगे पूरे भारत में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है कौन सी, जखराना। राजस्थान की सबसे अच्छी अगर कोई नस्ल है दूध देने वाली तो कौन सी, जखराना। देखिएगा भाई, तो जो जखराना गांव है वो 3 बी के लिए प्रसिद्ध है। एक बेर, दूसरा बकरी और तीसरा कौन सा, बाजरा। यानी यहाँ पे आपका बेर अच्छा खासा मिलता है आपको। जो बेर की झाड़ियां है वो आपको अच्छी खासी मिलती है। इसीलिए जो ये जखराना बकरी है इसका काम हो जाता है बेर की झाड़ियां खा के अपना जीवन यापन करती है। बाजरे की खेती आपको अच्छी खासी मिलेगी कहां पे, जखराना गांव के अंदर। वहीं आपकी जो बकरी है वो भी काफी प्रसिद्ध या प्रचलित है। तो इस गांव में जो 3 बी है वो 3 बी क्या है, बकरी, बाजरा और आपका क्या, बेर। वितरण देखिएगा भाई, वितरण आपको ज्यादा याद मत कीजिएगा, आप तो ये कर लीजिएगा कि राजस्थान के अलवर और अलवर जिले के आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली नस्ल है। क्योंकि इतना वितरण याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही इतना एग्जामों में पूछा जाता है। बात यह है कि मैं आपको बेसिक जानकारी इसलिए दे देता हूं कि मैं आपकी नींव मजबूत करना चाहता हूं, आपका आधार मजबूत करना चाहता हूं। देखिएगा भाई, जखराना बकरियां जखराना के आसपास के गांवों जैसे किसकी बात करेंगे, जटकबड़ा। ये छोड़िए भाई, ये जो जटकबड़ा नाम है इसका मैं बता देता हूं, इसका क्या नाम। आज जो यहाँ के लोकल लोग, भाई इसके नाम को लिख दीजिएगा भाई, मैं लिख देता हूं। कौन सा, जटवाड़ा। क्या, इसको क्या बोले, जटकवाड़ा नहीं, क्या बोले, जटवाड़ा। क्या, जटवाड़ा। याद रहेगा भाई, जटवाड़ा। जटवाड़ा के बाद मेरे नया सारना, नया सारना, गुआना, भगवारी कला, कुराली, बलपुरा, गुगाड़िया, डुमरोली, कायसा। यानी ये सारे गांव क्या है, ये आपके जो अलवर जिला है, अलवर जिला में जो जखराना गांव के आसपास के गांव है। यहाँ आपको जो जखराना बकरी की संख्या अच्छी खासी देखने को मिलती है। बस आपको इतना ही याद करना है कि अलवर के बैरोड तहसील के जखराना गांव के आसपास के गांवों में पाई जाने वाली नस्ल है कौन सी, जखराना नस्ल। साथ ही साथ में आपसे क्या लगता है, हरियाणा लगता है भाई। यहां से क्या लगता है, हरियाणा लगता है। तो हरियाणा में भी क्या पाई जाती है, आपकी जखराना नस्ल। याद रहेगा भाई, आपको पूछा जाए कि बकरी की जखराना नस्ल राजस्थान के अलावा और किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, हरियाणा। क्योंकि हरियाणा का क्या है, सीमावर्ती जिला है कौन सा, आपका अलवर। मोस्टली जो जखराना नस्ल है उसकी मादा को पाला जाता है, किसको, फीमेल को, यानी बकरी या डोई को पाला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई दूध के लिए पालते हैं। अब दूध उत्पादन के लिए पालते हैं तो दूध किससे मिलेगा, मादा से मिलेगा। हाँ, कुछ आपके वो नर पालते हैं, पर नर इतनी कम मात्रा में पालते हैं कि आपके एक गांव के अंदर आपको लगभग 1 या 2 नर मिलेगा। उससे जितनी भी आपकी बकरियां हैं उससे मैथुन क्रिया करवा दी जाती है, यानी सफिशियंट है। यानी 1-2 नर है आपके गांव में तो वो सारी जखराना बकरियों के लिए क्या है, अपना सफिशियंट है और ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। तो फालतू खर्चे का मतलब नहीं है, वो उसको मीट प्रोडक्शन या मांस उत्पादन के लिए बेच देते हैं और 1-2 नर रख लेते हैं। बाकी जो मादा है वो मादा आपकी मुख्य तौर पर पाली जाती है, किसके लिए, दूध के लिए। और देखिएगा भाई, इस मादा को जो पालने के लिए भी यादव, और मैं कौन से समुदाय की बात कर रहा हूं, बवेरिया समुदाय। कौन सा, यादव और कौन सा, बवेरिया। जो यादव और जो बवेरिया समुदाय है ये मुख्य तौर पे किसको पालता है, आपकी जखराना नस्ल को पालता है। याद रहेगा भाई, ये भी भाई थोड़ा सा वो बवेरिया हम बोल देते हैं हिंदी में। बाकी अगर मैं हकीकत में इस कास्ट का नाम क्या बताऊं कि भेरवा। क्या, एक तो भेरवा और एक कौन सी बात है, बावरिया। क्या, भेरवा और बावरिया जाति है, ये दोनों जातियां और यादव जाति क्या करती है, इस बकरी का पालन करती है। कौन सी बकरी का भाई, जखराना का। याद रहेगा। चलिए भाई, ये देखिएगा भाई, जखराना बकरी आपकी बड़ी खास है। अब इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करते हैं कि इतनी अगर प्रसिद्ध बकरी है तो इसकी पहचान कैसे करी जाए। उस पहचान की बात करेंगे कि जखराना बकरी आपकी दिखती कैसी है। सुनिए भाई, विशेषताएं क्या है जखराना बकरी की। जानवर बड़े और मुख्यतः काले रंग के होते हैं। कि जानवर क्या होंगे, बड़े होंगे और मुख्यतः
काले रंग के होते हैं, जिनके कान और थूथन पर सफेद धब्बे होते हैं। यानी इसका जो कान और थूथन, कान का मतलब क्या है, कान सभी जानते हो, थूथन मैंने आपको क्या बोला, जो नाक से नीचे का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, थूथन। और इसी थूथन आगे वाले मुंह पे क्या मिलेंगे आपको, सफेद धब्बे मिलेंगे। तो क्या सफेद धब्बे होते हैं। नस्ल बहुत ही बिट्टल के समान, यानी ये नस्ल आपकी कैसी दिखती है, लगभग बिट्टल के समान दिखती है। बिट्टल का मैंने आपको 30% जानवरों का कलर कैसा बोला था, काला होगा। इसके भी जानवरों का कलर कैसा होता है आपका, काला होता है। मुख्य अंतर यह है कि जखराना तुलनात्मक रूप से लंबी होती है, इसमें अत्यधिक विकसित थन, माथा चौड़ा होता है भाई, माथा क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है। और इन बकरियों का उपयोग मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी जखराना बकरी थोड़ी तो आपकी लंबी होगी, थोड़ा माथा क्या होगा, बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। किसकी, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं माथा या फोर हेड की बात कर रहा हूं, किसकी, माथा या फोर हेड, यानी बाहर उभरा हुआ होगा आपका। और मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है कौन सी, जखराना। क्योंकि अगर प्रतिदिन की बात करूं मैं, इसका जो दुग्ध उत्पादन या जो लैक्टेशन पीरियड या जो ब्यात होगा या जो दुग्ध काल होगा वो कितने दिनों का होगा आपका, 180 से 200 दिन का। यानी जखराना बकरी का जो आपका दुग्ध काल होगा वो कितने दिन का, 180 से 200 दिन का होगा। और एक दिन में कितना केजी दुग्ध उत्पादित करेगी, 2 से 3 केजी। इसकी जो दुग्ध को लेके उपज है या जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता है वो कितनी, 2 से 3 केजी पर डे या प्रतिदिन। यानी आपकी जखराना बकरी 180 से 200 दिन के दुग्ध काल में प्रतिदिन 200 से 3 केजी दुग्ध उत्पादित करती है। यानी लगभग आपका कितना, 400-500 केजी दुग्ध उत्पादित करेगी प्रति दुग्ध काल के अंदर। तो दुग्ध की दृष्टि से या दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण नस्ल है कौन सी, आपकी जखराना। बकरियां उपयोगी मांस उत्पादक भी है और उनकी त्वचा टेनिंग उद्योग के लिए लोकप्रिय है। भाई आपसे जब भी पूछा जाए टेनिंग उद्योग के बारे में, टेनिंग उद्योग के बारे में भाई जानता है कोई बकरा, कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है जो भाई टेनिंग उद्योग के बारे में जानता है। जो चमड़े का उद्योग है बच्चे, कैसा, जो चमड़े का उद्योग है वही क्या है आपका, टेनिंग उद्योग। तो चमड़े के उद्योग में भी किसका, जो जखराना बकरी है वो काफी प्रसिद्ध है। किसके लिए, चमड़े के उद्योग के लिए। क्योंकि चमड़े के उद्योग में जो आपके जूते बनते हैं, कुछ आपके कपड़े हैं, ऐसे कुछ आपके जो सर्दियों के जो स्वेटर कोट आते हैं वो भी कुछ चमड़े के बनते हैं। तो उनके लिए कौन सी आपकी, जखराना नस्ल। याद रहेगा भाई, टेनिंग इंडस्ट्री के लिए, टेनिंग उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, जखराना नस्ल। देखिएगा भाई, ये देखिएगा भाई, जखराना नस्ल कैसे रंग की होगी, आपके काले रंग की नस्ल होगी। कैसी, जखराना जो नस्ल है काले रंग की होगी। और कैसी नस्ल होगी आपकी, लंबी होगी। कैसे, लंबी नस्ल होगी। दूसरे में देखिए भाई, जो दुग्ध उत्पादन क्या है आपकी जखराना नस्ल का, कितना, प्रतिदिन 2 से 3 केजी दुग्ध उत्पादन है। इसलिए जो थन की लंबाई होगी वो भी ज्यादा होगी। जो जखराना बकरी के अंदर तो थन किसकी बात करें, जो अगर थन की बात करूं तो वो भी क्या होंगे, ज्यादा लंबे होंगे और बकरियों की अपेक्षा। याद रहेगा भाई। दूसरा बच्चा देख लीजिएगा भाई, जो जखराना बकरी है उसका बच्चा देख लीजिए, ये अभी भी कितना बड़ा है, और जब बड़ा होगा तब तो क्या होगा, काफी बड़ा हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो किसके लिए, जो जखराना गांव है वो 3 बी के लिए प्रचलित है, बेर बाजरा और बकरी के लिए। क्या, बेर बाजरा और बकरी के लिए। ये देख लीजिएगा भाई, बेर किसको खाते हुए, झाड़ियों को खाते हुए। क्या, झाड़ियों को खाते हुए। 3 बच्चे आम बात है भाई। जो जखराना बकरी है इसमें एक साथ 3 बच्चे देना आम बात है। देखो भाई कितने बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे। मैंने क्या बोला, कान और थूथन सफेद कलर का होगा। देख लीजिएगा कान कैसे है, सफेद है। नाक के नीचे वाला पोर्शन यानी जो थूथन है, इस बच्चे का थूथन भी कैसा है, इस किड का जो थूथन है वो भी कैसा है, सफेद है। तो ये सारी आपकी किसकी विशेषता है, जखराना बकरी की। देख लीजिएगा भाई, थन लंबे होंगे, थूथन और कानों पर रंग कैसा होगा, सफेद होगा, बाकी रंग काला होगा। नस्ल कैसी होगी, लंबी होगी, और बेर की झाड़ियां खाना पसंद करती है भाई। यही आपकी कौन सी नस्ल है, जखराना नस्ल है भाई। कौन सी नस्ल है, जखराना। आगे चले, चलते भाई आगे। ब्लैक बंगाल। देखो ब्लैक बंगाल के बारे में बच्चे आपको ज्यादा नहीं जानना, क्योंकि आपसे जितना प्रश्न किया गया है मेरे एनालिसिस के अंदर इतना ही है कि आपसे मोस्टली इसका जो क्वेश्चन किया जाएगा वो मैंने आपको बता दूंगा। मैंने आपके लिए रखा है वो क्या, कि जो इसका ओरिजिन प्लेस है, क्या उद्गम स्थल है, वो क्या है, बंगाल। कि जो आपकी ब्लैक बंगाल नस्ल है इसका उद्गम स्थल या मूल स्थान क्या होगा आपका, बंगाल होगा भाई। जो ब्लैक बंगाल है वो कहां का उद्गम है, वो कहां का, उसका जो जो कहां से ताल्लुक रखती है, बंगाल से ताल्लुक रखती है। और अगर इसकी किसकी बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो उसका कोट का रंग मुख्य रूप से
काला, भूरा, ग्रे और सफेद होता है, जिसमें मुलायम, चमकदार और छोटे बाल होते हैं। यानी जो आपकी ब्लैक बंगाल है, ये वैसे तो किसके लिए फेमस है? मांस के लिए। अगर आपसे जब भी कोई प्रश्न किया जाए कि बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल किसके लिए प्रचलित है? मांस के लिए। ब्लैक बंगाल का मांस खाना लोग बड़ा पसंद करते हैं। मांस के लिए पूरे देश में प्रचलित है कौन सी नस्ल? ब्लैक बंगाल। बट ब्लैक बंगाल के जो बाल कैसे होते हैं? कैसे? छोटे और चमकदार बाल होते हैं, और छोटे और चमकदार बाल होने की वजह से इसको किसके काम में लिए जाते हैं? शूज बनाने के लिए काम में। उच्च गुणवत्ता वाले जूते बनाने के लिए इसकी खाल की काफी मांग है। यानी इससे क्या? इसकी खाल से उच्च गुणवत्ता के क्या बनते हैं? जूते बनते हैं। तो याद रहेगा, ब्लैक बंगाल मांस के लिए और जूते बनाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है। देखिएगा भाई, उत्कृष्ट और स्वादिष्ट गुणवत्ता का मांस होता है, कि ब्लैक बंगाल का जो मांस होगा कैसा होगा? उत्कृष्ट और स्वादिष्ट होगा भाई। तो पूरे देश भर में किसका मांस प्रचलित है? ब्लैक बंगाल का। जूते बनाने के लिए कौन उपयोगी है? ब्लैक बंगाल नस्ल। उद्गम स्थल कहां का है? बंगाल का। बाल कैसे? छोटे और कैसे? चमकदार बाल होते हैं। कलर कैसा होगा? ब्लैक टू ग्रे होगा भाई। ब्लैक वो काला हो सकता है, भूरा या ग्रे हो सकता है, और सफेद होता है। ये किसका कलर होगा? आपके ब्लैक बंगाल का। फोटो देखिएगा भाई, देखिए भाई, छोटे और कैसे बाल दिखाई दे रहे हैं? चमकदार बाल होंगे। कैसे? छोटे और चमकदार बाल। कैसा कलर है? काला कलर है। पर यहाँ पे देखिए भाई, कैसा? ग्रे या भूरा कलर है। कैसा? ग्रे या भूरा कलर है। पैरों की तरफ देखिएगा भाई, कैसा कलर है? काला या भूरा कलर है, या थोड़ा व्हाइट कलर है, या सफेद कलर है। पर किसकी प्रधानता है? काले रंग की प्रधानता है। देखिए आगे नस्ल, सिरोही की बात करेंगे। किसकी नस्ल की? सिरोही नस्ल। और सिरोही कहां पड़ता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कहां पड़ता है? सिरोही। सिरोही राजस्थान का जिला है जो गुजरात बॉर्डर से लगता है, यानी गुजरात का सीमावर्ती जिला है। और सिरोही के अंदर ही क्या पड़ता है? माउंट आबू। राजस्थान की घूमने की बड़ी खूबसूरत जगह है, कौन सी? माउंट आबू। तो जो राजस्थान का सिरोही जिला है, वो किसका उद्गम स्थल या किसका उत्पत्ति स्थल है? आपके बकरी की सिरोही नस्ल का। किसका? बकरी की सिरोही नस्ल का। आपको तो राजस्थान याद रखना है कि जो बकरी की सिरोही नस्ल है उसका तालुका कहां से है? राजस्थान से है। याद रहेगा भाई। चलिए भाई, विशेषताओं की बात कीजिए। इसकी विशेषताएं देखिए। कोट का रंग भूरा, यानी जो आपकी सिरोही बकरी होगी, इसका जो कोट का रंग, यानी जो इसकी खाल है, इसकी जो चमड़ी है, इसका रंग कैसा होगा? जो भारी कलर है वो कैसा होगा भाई? भूरा होगा। सफेद हो सकता है, और विशिष्ट पैच में रंगों का मिश्रण होता है। यानी आपका कैसा रंग हो सकता है? भूरा या सफेद रंग हो सकता है, पर अलग अलग कलर का मिक्सर होगा। यानी विशेष प्रकार के धब्बे भी किसके अंदर देखने को मिलते हैं? सिरोही बकरी के अंदर। देखिए भाई, बाल मोटे और छोटे, कॉम्पैक्ट और मध्यम आकार की नस्ल। बाल इसके छोटे होंगे। जो सिरोही नस्ल है, इस सिरोही नस्ल के बाल कैसे होंगे? छोटे और मोटे होंगे। और जो सिरोही नस्ल का नर है, उसके बाल और भी मोटे होंगे। किसकी तुलना में? मादा की तुलना में। बड़ी खूबसूरत नस्ल है। भूरा और सफेद रंग होगा, बट धब्बे इतने शानदार होंगे, दिखने में इतने मनमोहक धब्बे होंगे कि उसमें कई रंगों का मिश्रण होगा। देखिएगा भाई, पूंछ मुड़ी हुई और मोटे नुकीले बाल होते हैं। इसकी जो पूंछ देखिएगा भाई, जो आपकी कौन सी जो सिरोही नस्ल है, पूंछ कैसी है? मोटी है, और बाल कैसे? नुकीले होके निकले हुए हैं। यानी नुकीले बाल निकले हुए हैं किसकी पूंछ के अंदर? सिरोही बकरी की नस्ल के अंदर। पूंछ कैसी? छोटी होंगी, पर नुकीले बाल होंगे पूंछ के अंदर। साल में एक बार बच्चे पैदा होते हैं। जुड़वे बच्चे होना आम बात है कि आपकी जो बारबरी क्या जुड़वे बच्चे पैदा करती है, पर साल में 2 बार करती है। सिरोही क्या साल में 1 बार बच्चा पैदा करेगी, पर जुड़वा बच्चा पैदा होना आम बात है। याद रहेगा। आगे देखिएगा भाई, औसत दुग्ध उत्पादन 71 केजी, यानी 71 केजी या 71 केजी दूध देगी आपकी कौन सी? सिरोही नस्ल। कितना दुग्ध काल? 175 दिन का। यानी अगर दुग्ध की बात करें तो दुग्ध काल इतना अच्छा नहीं सिरोही का। मांस के लिए पाली जाने वाली नस्ल है कौन सी? सिरोही नस्ल। तो जब भी पूछा जाए आपको राजस्थान में मांस के लिए पाले जाने वाली नस्ल, तो सिरोही। दुग्ध उत्पादन कितना? 71 केजी। देखिएगा भाई, कलर कैसा है? भूरा है, पर अलग अलग कलर के पैचेस देखिए। ये देखिएगा भाई, धब्बे देखिएगा कलरों के, कहीं व्हाइट है, कहीं ग्रे है, कहीं कथई है, ऐसे रंग के धब्बे होंगे आपके। बड़ी खूबसूरत नस्ल है सिरोही। देख लिया भाई? देख लिया तो आगे चले। अगर देख लिया तो आगे चले। चलिए भाई, मारवाड़ी। अब आ जाइए भाई, बड़ी मेरी पसंदीदा नस्ल बकरी की मारवाड़ी। मारवाड़ी नाम सुनते ही ऐसे शरीर में वीरता जगने लगती है, क्योंकि वीरता से भरा हुआ प्रदेश है मारवाड़ी, जिसने पुरानी इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतने मजबूत आदमी,
इतना मजबूत सांस किसी के अंदर, जितना मारवाड़ के आदमी में सांस हो सकता है उतना देश के किसी भी कोने में बैठे आदमी में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरे जीवन भर पुराने सालों से पूरे लड़ाइयां लड़ता आ रहा है भाई, मारवाड़ मेवाड़। तो अपने आप में एक प्रचलित नाम है मारवाड़, और उसी मारवाड़ में एक आपके बकरी का ओरिजिन हुआ, यानी एक बकरी निकल के आई, वो बकरी का क्या नाम है? मारवाड़ी। उसी मारवाड़ के नाम पे किसका नाम रखा गया? इस बकरी का नाम रखा गया क्या? मारवाड़ी। और मारवाड़ के अंदर जो जिले आते हैं आपके, नागौर, जोधपुर, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके पाली, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके मारवाड़ रीजन के अंदर। डेजर्ट जिसमें रेगिस्तान ही रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में भी ये बकरी अच्छे से अपना जीवन यापन करती है। जितने भी आपके धूप है, कभी धूप, कभी छांव, कभी सर्दी, सब क्लाइमेट को, सब जलवायु को सहन करती है और अच्छा खासा दुग्ध उत्पादन करती है। तो अगर मैं कह दूं क्या सबसे ज्यादा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है वो किसके अंदर? मारवाड़ी बकरी के अंदर। आप तो मारवाड़ी बकरी नहीं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं आपसे कहता हूं, मारवाड़ी बकरी नहीं, आप मारवाड़ के बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, सुअर, आम आदमी, मानव, किसी की बात कर लीजिए, सारे अपने आप में क्या है? सब में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। जो कभी बाजरे की रोटी खाने वाले आदमी, दाल खाने वाले आदमी मजबूत नहीं होंगे तो मजबूत कौन होगा भाई? विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यापन करते हैं। वह पानी के सोर्सेज नहीं, या हमें पानी भरा पड़ा है हम उसको बचाते नहीं, वो लोग बचा बचा के पानी पीते हैं। दूसरा, उनके लिए जितना पानी का कंजप्शन नहीं करते उससे ज्यादा तो घी का कंजप्शन कर लेते हैं भाई। किसका? घी का। तो मारवाड़ अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। वैसे ही आपकी बकरी भी क्या है? बड़ी मजबूत है। समय कम है इसलिए चर्चा कम करते हुए हम बकरी की बात करेंगे, विशेषताएं। कहां ओरिजिन होगा भाई? मारवाड़, राजस्थान। मारवाड़ी बकरी का जो उद्गम स्थल या जो तालुका होगा वो क्या होगा? मारवाड़, राजस्थान। याद रहेगा भाई। चलो, मारवाड़ी बकरियां कठोर गर्म जलवायु में भारत की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली बकरियों की नस्लों में से एक है। यही मैंने आपसे कहा, मारवाड़ी अपने आप में क्या है? कठोर क्षेत्र है, जिसमें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब उस रीजन में अगर कोई बकरी अपना जीवन व्यापार अच्छी तरीके से कर ले रही है तो कहीं ना कहीं क्या उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता है, उस विपरीत मौसम से लड़ने की क्षमता है। तो सबसे ज्यादा अगर देश की जो कठोर परिस्थितियों में पाई जाने वाली अगर कोई बकरी की नस्ल है तो वो मारवाड़ी है। याद रहेगा भाई, जब भी आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरी की किस नस्ल में पाई जाती है? मारवाड़ी में। अब खाती क्या है आपकी मारवाड़ी बकरी? क्योंकि वहां पे पानी की व्यवस्था है नहीं, सारी खेती कैसी होगी? शुष्क कृषि करते हैं, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करते हैं। जो किस पे डिपेंडेंट होती है? जो वर्षा पे आधारित खेती होती है। किसके अंदर? मारवाड़ के अंदर। यानी 3-4 महीने आपके जो खेत खलियान है वो हरे भरे रहेंगे, बाकी के टाइम में कैसे रहेंगे? सूखे या ड्राई रहेंगे। अब इस सूखे काल के दौरान जो आपकी बकरी अपना जो खाना पीना करेगी वो किससे करेगी? खेजड़ी से कर लेगी, कीकर से कर लेगी, सू बबूल से कर लेगी, या आपकी जो वहां की, मैं अगर घास की बात करूं, जो बरमूडा घास है, इन सबसे अपना पेट भरती रहती है भाई। और कौन सी घास की? धामण घास की बात कर लो। किसकी? धामण घास की। तो ये क्या है? ये इसका मुख्य खाना है। किसका? मारवाड़ी नस्ल का। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, देखो प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो खेजड़ी है, कई सवाल किए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में पाया जाने वाला पेड़ है, बाकी आपको किसी राज्य में नहीं मिलेगा। कहीं आपको 1-2 पेड़ आपको हरियाणा में मिलेंगे, कुछ आपको 1-आधे पेड़ आंध्र प्रदेश में है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके कौन सी रेगिस्तानी जलवायु में पाया जाने वाला पेड़ है। कौन सा? खेजड़ी। देखिएगा भाई, आमतौर पर मारवाड़ी नस्ल के प्रजनन क्षेत्र में प्रमुख चारा संसाधन पाला, खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सीरिस, शीशम, बेर, नीम, बबूल कीकर, सुबबूल, धामन घास, गंवार, मोट, मूंग, उड़द आदि जैसी खाने योग्य दालों के भूसे और बाजरा, जवार आदि अनाजों का भूसा होता है। यानी ये सब खा के अपना पेट भरती है और अपना जीवन व्यापार करती है। यानी इस तरीके के खाने के साथ भी क्या अच्छा खासा प्रोडक्शन करती है। ग्रीनरी उसके लिए मौजूद नहीं होती, जो हरियाली है वो इस बकरी के लिए मौजूद नहीं होती अगर किसको छोड़ दे? मानसून को छोड़ दे तो। याद रहेगा भाई। देखिए एक बार ये फोटो देखिए, कैसी कलर की बकरी होगी आपकी? काले कलर की बकरी होगी, और जो काले कलर का होगा उसको भाई धूप और भी ज्यादा लगेगी। इतनी धूप को भी सहन कर लेगी। कौन सी? आपकी मारवाड़ी बकरी। यानी कठोर परिस्थितियों में पाई जाने वाली बकरी है कौन सी? आपकी मारवाड़ी बकरी। कैसे रंग की होगी भाई? काले रंग की होगी। दूसरा देखिए भाई, मारवाड़ी की बकरी और बक की बात कीजिए भाई, बकरा की बात कीजिए। किसकी? बक या बकरा। देखिए भाई, ये मैंने आपको क्या दिखाया है? खेजड़ी।
क्या? खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, यानी इसी को क्या अपना खाके पेट भरती है। और जो वहां के किसान है या जो पालनहार है वो इस खेजड़ी को क्या कर देंगे, इसकी जो डालियां हैं, जो ब्रांचेज है, जो इसकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं को काट काट के किनको खिलाते हैं? बकरियों को खिलाते हैं। और बकरियों के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा पसंदीदा भोजन है भाई खेजड़ी। क्या? तो देख लिएगा भाई खेजड़ी। ये मैंने क्या दिखाना चाहा है, इस तरीके के जो घास के मैदान है जहां पे सूखे इलाके हैं, उनमें से जो कुछ मिलता है उसी को खाके पेट भरने वाली नस्ल है कौन सी? आपकी मारवाड़ी। देखिए भाई, आपको दूर दूर तक कहीं हरियाली नजर नहीं आएगी। जो सूखा घास है उसी घास को खाके अपना जीवन यापन करती है कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। ये देखिए भाई, झाड़ियां वगैरह खाके ये अपना पेट भरेगी। ये क्या है, मैंने आपको मारवाड़ी जो नस्ल है उसका मैंने जो भौगोलिक एरिया है वो दिखाने की कोशिश की है। साथ ही मारवाड़ी का जो नेचर है, मारवाड़ी की जो प्रवृत्ति है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से रहती है, किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करती है। देख लिया तो आगे चलिए भाई, समय बढ़ता जा रहा है, लेक्चर लंबा होता जा रहा है। शेयर जरूर कीजिएगा भाई बच्चे, बच्चे शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को। जो भी आपके दोस्त है उन सबको शेयर कीजिए, सब इसका लुत्फ उठाए। बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट है, सबको फायदा मिलना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट, अगले किसकी बात करेंगे रे? अगले तेलीचेरी। किसकी? तेलीचेरी बकरी की बात करेंगे। और जो आपका तेलीचेरी बकरी की नस्ल है, ये इसका जो मूल स्थान या उद्गम स्थल है वो क्या है? आपका केरला। क्या? जो तेलीचेरी बकरी है इसका जो आपका उद्गम स्थल है वो क्या है? आपका केरला। यानी केरला से ताल्लुका रखती है कौन सी बकरी? आपकी तेलीचेरी। इनके बारे में आपको ज्यादा विशेष जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनके बारे में विशेष जानकारी पढ़नी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। इनके बारे में हम कुछ स्मॉल पॉइंट्स के अंदर, छोटे पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे, वरना तो आप पे भी सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको भी क्या लगेगा? बोझ लगने लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी को बोझ लगे। रुचि कर होके पढ़िए, रुचि के साथ पढ़िए भाई। तेलीचेरी नस्ल मालाबार को भी कहा जाता है, यानी जो तेलीचेरी नस्ल को मालाबार कहा जाता है, ये कर लीजिएगा भाई। क्या? तेलीचेरी नस्ल को मालाबार कहा जाता है। किसको? यानी तेलीचेरी और मालाबार क्या है? दोनों एक ही बकरी की नस्ल है। याद रखिएगा, चाहे तेलीचेरी कह दीजिए चाहे मालाबार कह दीजिए। कौन सी? तेलीचेरी या मालाबार। विशेषताएं क्या है? इस नस्ल को मुख्य रूप से मांस के उद्देश्य से पाला जाता है और उनकी त्वचा टेनिंग उद्योग में लोकप्रिय है। यानी आपकी जो तेलीचेरी है मुख्यतः किसके लिए पालेंगे? मांस के लिए। दूसरा क्या? टेनिंग उद्योग यानी चमड़ा उद्योग के लिए। एक तो मैंने आपको कौन सी नस्ल बताई भाई? मैंने जखराना। एक तो जखराना टेनिंग उद्योग में लोकप्रिय है, दूसरी आपकी तेलीचेरी किसके अंदर प्रिय है? यानी चमड़ा उद्योग या टेनिंग उद्योग के अंदर। यानी चमड़े के जूते बना लीजिए, चमड़े का कोट बना लीजिए, इन सब के लिए कौन फेमस है? आपकी तेलीचेरी और जखराना नस्ल। इनका कोई एक समान रंग नहीं होता, जो बदलता रहता है पूर्ण सफेद या पूर्ण काला तक। यानी इस बकरी के रंग कोई इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रंग क्या है? बदलता रहता है। कभी तो इसका संपूर्ण सफेद है, कभी संपूर्ण काला है। इस तरीके से इसका रंग है, उसमें बदलाव है, वेरिएशन है, वो चेंज होता रहता है। देखिएगा भाई, अब जो पश्मीना है, चांगथांगी है, इसकी बात बच्चे अगले लेक्चर में करेंगे। और इस लेक्चर को आप में से कोई मिस नहीं करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। किसका? पश्मीना का। बात करेंगे कि जो पश्मीना किन हमें बकरी की नस्लों से प्राप्त होता है, ये अगले लेक्चर में। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए बच्चे।